हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर शुरू कर दिया था, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हमारा पूरा किसके ऊपर है? मनी के ऊपर। उसके मैंने आपको कहा था 3 यूनिट है, और हम लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन सा यूनिट किया था? यूनिट नंबर 1। पूरा नहीं हुआ था, बट हमने मनी की डिमांड के टोटल 6 थ्योरी हैं। इस 6 में से 3 जो सबसे मेन थ्योरी हैं वो हमने कर ली है। क्योंकि मेन इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आएगा, जो आज पढ़ा रहा हूं उसमें से नहीं आएगा, क्वेश्चन तो हर तरह से आएगा। बट जो कॉन्सेप्ट था, जो सोच थी अलग अलग इकोनॉमिस्ट की, वो मैंने डिटेल में आपको समझाई थी उस 3 के अंदर। सबसे पहली बात तो मनी की डिमांड के चैप्टर के अंदर हमने लगभग 1 घंटा तो इस पे लगाया था। मनी क्या होती है, मनी के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, मनी फाइनेंशियल एसेट से अलग होती है, लीगल टेंडर क्या होता है, फिएट मनी क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है। मनी की डिमांड जब डिस्कस करने लगे थे तो मैंने इसके अंदर बोला था, मनी की डिमांड का सिंपल मतलब होता है आपके पास पैसे को स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, बट अगर आप बाकी फाइनेंशियल एसेट में पैसे ना रखकर अपने पैसे को करेंसी में रखते हो या डिमांड डिपॉजिट्स में रखते हो, इसे प्यार से हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट जो हमने पढ़ा था। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए और उसमें से मैं 20 लाख रुपए मनी की फॉर्म में रखता हूं, 80 लाख रुपए का मैं प्लॉट खरीद लेता हूं, ज्वेलरी खरीद लेता हूं, शेयर खरीद लेता हूं, तो मेरी मनी की डिमांड 1 करोड़ रुपए का वो हिस्सा है जो मैं किसी और एसेट में ना रख के किस में रखना चाहता हूं? लिक्विडिटी में रखना चाहता हूं। इसे प्यार से क्या बोलते हैं? मनी की डिमांड। अब लोग ऐसा क्यों चाहेंगे कि लोग अपने बाकी एसेट ना खरीद के मनी को खरीदेंगे? उसके लिए अलग अलग थ्योरी हैं। हमने 3 थ्योरी पढ़ी थी। सबसे पहली थ्योरी जो पढ़ी थी उसका नाम क्या था? क्लासिकल अप्रोच, या इसी को हम प्यार से क्या बोलते थे? QTM थ्योरी। QTM का मतलब क्या था? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको दिया किसने था? फिशर ने दिया था। इसलिए कुछ जगहों पे मैंने कहा था इसका जिक्र कर रखा होगा तो क्या होगा? फिशर की अप्रोच। फिशर की अप्रोच हमने ध्यान से पढ़ी थी कि फिशर ने ओरिजिनली मनी की डिमांड पे तो कमेंट करना ही नहीं था। उसने एक थ्योरी दी थी, उसने कहा था MV इज इक्वल टू PT। M स्टैंड्स फॉर मनी इन सर्कुलेशन, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी, P स्टैंड्स फॉर प्राइस और T स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। उसने कहा था T कांस्टेंट है क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, वेलोसिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट है। तो उसने थ्योरम दिया था मनी और प्राइस लेवल आपस में कैसे रिलेटेड हैं? डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी अगर आप इकोनॉमी में सिर्फ मनी की प्रिंटिंग करते रहोगे, मनी की सप्लाई बढ़ाते रहोगे, तो उससे जब तक ट्रांजैक्शन नहीं बढ़ेंगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहोगे, उससे मार्केट में सिर्फ एक चीज बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? प्राइस। और प्राइस बढ़ेगा तो मनी की जो रियल वैल्यू है, जिसे उसने बोला था परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ये मैंने आपको नोट डाउन करा दिया था कि उसकी ओरिजिनल कंक्लूजन ये थी, मनी की सप्लाई बढ़ाओगे तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो मनी की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। फिर इस थ्योरी में से जबरदस्ती हमने मनी की डिमांड निकाल ली। हमने कहा मनी की डिमांड विल बी इक्वल टू PT। PT मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शंस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो इकोनॉमी पे होती हैं वो उसकी रियल GDP पे डिपेंड करती हैं। तो हम PT भी बोल सकते हैं, और इसको मैंने एक दूसरे वे में लिखवाया था, PT की जगह PY मतलब रियल GDP मल्टीप्लाइज बाय प्राइस। यानी इन शॉर्ट उसका ये कहना था आपकी मनी की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? नॉमिनल GDP। देश की नॉमिनल GDP बढ़ेगी तो लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे उतनी ज्यादा मनी की डिमांड होएगी। इन शॉर्ट यहां पर मनी की डिमांड सिर्फ एक ही मोटिव के लिए थी। कौन से मोटिव के लिए? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए थी। ठीक है जी। फिर इस थ्योरी के बाद अगली थ्योरी में आए थे। अगली थ्योरी का नाम था कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच इसलिए बोलते हैं उसे, या नियो क्लासिकल अप्रोच, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 4 लोग थे जिन्होंने एक साथ दी थी। मार्शल ने, पिगू ने, रॉबर्टसन ने और कीन्स ने। इन्होंने एक चीज ऐड करी। इन्होंने कहा मनी को सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए नहीं लिया जाता। मनी के लिए एक मोटिव और होता है जिसका नाम उसने कौन सा मोटिव दिया? प्रीकॉशनरी मोटिव। तो मनी के बेसिकली 2 मोटिव होते हैं। पहली चीज, लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, और दूसरा, लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि हर किसी की जिंदगी में अनसर्टेनिटीज हैं। अनसर्टेनिटी मतलब वो चीजें जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और हम उन अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट अपने आप को हेज करना चाहते हैं। हेज करने का मतलब क्या होता है? अपने रिस्क को कम करना।
तो अनसर्टेनिटी की वजह से जो पैसा रखा जाता है इसको कौन सा मोटिव बोला जाता है? प्रिकॉशनरी मोटिव। अब कैम्ब्रिज अप्रोच में उन्होंने बोला आपका ट्रांसैक्शन मोटिव जो है वो भी आपकी नॉमिनल इनकम पे डिपेंड करता है और आपका जो प्रिकॉशनरी मोटिव है वो भी किस पे डिपेंड करता है? नॉमिनल इनकम। यानी इनकम बढ़ेगी तो दोनों मोटिव के लिए डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होगी तो दोनों मोटिव के लिए डिमांड कम होगी। इनफैक्ट इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया? मनी की डिमांड इज इक्वल टू पी वाई मल्टीप्लाइड बाय के। पी वाई तो क्या है? प्राइस, और वाई क्या है? रियल जीडीपी। पी को वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाते हैं? नॉमिनल जीडीपी। तो ले दे के क्रक्स इनका भी यही था, एक कंट्री के अंदर मनी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? उसकी नॉमिनल जीडीपी पे। बट इनका ये कहना था कि एक कंट्री के अंदर मनी की जो डिमांड है वो नॉमिनल जीडीपी के इक्वल नहीं होती, क्योंकि जीडीपी का कुछ हिस्सा ही हम मनी की फॉर्म में रखते हैं और ये जो हिस्सा हम मनी फॉर्म में रखते हैं इसका नाम उन्होंने क्या दिया था? कैम्ब्रिज के। कैम्ब्रिज के मतलब दैट पार्ट ऑफ द रियल इनकम जो आप कैश में रखना चाहोगे। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख रुपए कैश में नहीं रखोगे, आप उस 1 लाख का लेट से 40,000 रुपए रखोगे। तो आपका कैम्ब्रिज क्वेश्चन कितना हो गया? 0.4। अगर आप अपनी इनकम का 40% रखोगे तो देश के अंदर ओवरऑल मनी की डिमांड कितनी रखेंगे हम? जितनी नॉमिनल जीडीपी है मल्टीप्लाइड बाय 0.4। ये जो के की वैल्यू है ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी के लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और अप्रोच पड़ी थी जो मैंने कहा था इन दोनों से बेटर अप्रोच है। उस अप्रोच का नाम क्या है? कीन्स की अप्रोच। और कीन्स ने अपनी अप्रोच को अपनी बुक में दिया था। बुक का नाम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जनरल थ्योरी ऑफ ईएमआई। ईएमआई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट। कीन्स के हिसाब से कीन्स की थ्योरी को एक और नाम से भी बोलते हैं। थ्योरी का नाम क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। उसने कहा था मनी को होल्ड करने के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। बताओ कौन कौन से? पहले तो सेम ही है, ट्रांसैक्शन और प्रिकॉशनरी। ट्रांसैक्शन मोटिव मतलब आपने जब कमाया और आपने जब खर्च किया, ये दोनों में बीच में गैप होगा और इस गैप को फिल करने के लिए आप मनी को होल्ड करोगे। तो वो मनी जो ट्रांसैक्शन करने के लिए होल्ड करते हो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसैक्शन मोटिव वाली मनी। ट्रांसैक्शन मोटिव इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। ट्रांसैक्शन मोटिव पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा ट्रांसैक्शन होगी, जितनी ज्यादा ट्रांसैक्शन होगी उतना ज्यादा पैसा आपको ट्रांसैक्शन मोटिव के लिए होल्ड करना पड़ेगा। आपको कई बार एमसीक्यू में पूछा जाएगा ट्रांसैक्शन मोटिव की जो मनी डिमांड है वो इंटरेस्ट इलास्टिक होती है या इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता है। इन इलास्टिक मतलब होता है जो चेंज नहीं। तो मुझे बताओ ट्रांसैक्शन मोटिव इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है या इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। मार्केट में इंटरेस्ट हो या मान लो मैं तुम्हें 12% इंटरेस्ट दूं और तुम्हारे घर में राशन खत्म हुआ है, सारा पैसा मुझे दे दोगे राशन का, आज भूखे सो जाओगे? नहीं ना। ट्रांसैक्शन तो करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो या फिर ज्यादा। तो ट्रांसैक्शन मोटिव इनकम पे डिपेंड होता है, तो इट इज इनकम इलास्टिक मगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक। मैं लिखवाऊं तुम रट्टे मारो, इससे अच्छा वर्ड समझ लो। इलास्टिक मतलब जिस पे डिपेंड करता है, इन इलास्टिक मतलब जिस पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड मोटिव उसने कौन सा बोला? प्रिकॉशनरी मोटिव। यहां पर उसने 3-4 फैक्टर बताए थे, साइज ऑफ द इनकम, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म। बट ये सारे फैक्टर ना बकवास है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर सिर्फ एक ही चीज को किया जा सकता है, क्या? इनकम, साइज ऑफ द इनकम। तो बोलो जल्दी से, प्रिकॉशनरी मोटिव इनकम इलास्टिक है मगर इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, क्योंकि प्रिकॉशनरी मोटिव भी इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। आप अपने पास कुछ पैसा रखोगे अनसर्टेनिटी के लिए, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा हो चाहे मार्केट में इंटरेस्ट कम हो। हर बंदे को एक तसल्ली चाहिए होती है और आपकी तसल्ली इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती। फिर उसने कहा था तीसरा मोटिव, जिसको पढ़ने में हमने काफी समय लगाया था, तीसरा मोटिव हमारा कौन सा होता है? स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज में पैसा डाल रहे हो, not because you want to use that thing but because you want to earn profit। कीन्स ने समझाया कैसे जो आपका स्पेयर पैसा बचता है उससे भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और उसके लिए मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया था दैट आपके पास जो भी इनकम बची है ट्रांसैक्शन और प्रिकॉशनरी के बाद, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसे आप मनी फॉर्म में होल्ड कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? आप उसे किस में होल्ड कर लो? बॉन्ड्स में। वैसे तो रियल लाइफ में म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन होता है, इक्विटी का भी होता है, बट कीन्स ने अपनी थ्योरी में सिर्फ किसको कंसीडर किया था? बॉन्ड्स। अब दोनों में फर्क ये है, मनी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपके घर में जो मनी पड़ी है या जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हमारे देश में सेविंग के ऊपर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, बट वो सिर्फ हमारे देश में मिलता है, बहुत सारे देशों में सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता।
तो आप कहोगे सर मुझे अपने सेविंग पे 3-3.5% मिलता है, इंडिया में मिल रहा है, बाकी जगह में नहीं मिलता है, इसलिए हम मनी किसी भी फॉर्म में हो, करंट अकाउंट में हो, सेविंग अकाउंट में हो या कैश में पड़ा हो, कीन्स ने माना मनी के ऊपर कोई रिटर्न नहीं होता। जबकि बॉन्ड के ऊपर का इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? यस। ये जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, मैंने आपको बोला था ये एक तरह की मनी होल्ड करने की कॉस्ट है। इसे प्यार से क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मैं नहीं कमा पाया वो मेरे लिए क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मनी को होल्ड करने की एक कॉस्ट होती है। क्या कॉस्ट होती है? वो इंटरेस्ट जो आप बॉन्ड पे नहीं कमा पाए वो आपकी कॉस्ट है। किसको होल्ड करने की? मनी को होल्ड करने की। साथ साथ मैंने एक चीज और बताई थी, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो दूसरी तरफ बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो क्या होता है? नीचे। यानी बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, क्या होते हैं? इनवर्सली। इसका मतलब अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरे को क्या होगा? कैपिटल गेन। और बॉन्ड का प्राइस अगर कम होगा तो मुझे क्या होगा? कैपिटल लॉस। तो फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कीन्स ने बोला था हर इकोनॉमी के अंदर एक इंटरेस्ट रेट होता है जो वहां के लोगों को एक्सेप्टेबल होता है। इस इंटरेस्ट रेट को हम प्यार से बोलते हैं कौन सा रेट? क्रिटिकल रेट, या कुछ कई जगहों पे उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट। मान लो इंडिया में क्रिटिकल रेट 7% है, तो अब दो केस हो सकते हैं। मार्केट में इंटरेस्ट रेट या तो क्रिटिकल रेट से ज्यादा चल रहा है या मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्रिटिकल रेट से कम चल रहा है। दोनों केस में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है करंटली वो इस समय क्रिटिकल रेट से ज्यादा है। क्रिटिकल रेट हमारा 7% है बट मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 9%। ऐसे में एक इन्वेस्टर क्या करेगा? कीन्स ने बोला ऐसे में इन्वेस्टर अपना सारा का सारा पैसा जो है वो मनी में नहीं रखेगा, किस में रखेगा? बॉन्ड्स में। इसके दो कारण है। कारण नंबर 1, अभी मैंने आपको बताया बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो एक तरह की मनी होल्ड करने की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो मनी होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा कॉस्ट पे कोई भी इंसान अपनी मनी को होल्ड नहीं करेगा। इंस्टेड वो पैसा कहां पे लगा देगा? बॉन्ड्स में। और सेकेंडली अगर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है क्रिटिकल रेट से, तो ये ऑब्वियस है 2-3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है या गिरने वाला है? गिरने वाला। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर देश के अंदर उस देश के क्रिटिकल रेट के आसपास ही इंटरेस्ट घूमता है। तो अगर 9% चल रहा है तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है अगले 2-3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट क्या होगा? गिरेगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। और बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो मैं क्या कमाऊंगा? कैपिटल गेन। इस रीजन की वजह से भी मैं मनी होल्ड नहीं करूंगा, क्या होल्ड करूंगा? बॉन्ड। इन शॉर्ट कीन्स ने समझाया डायग्रामेटिकली कि क्रिटिकल रेट के ऊपर आपकी मनी की डिमांड जीरो होएगी। मनी की डिमांड जीरो इसलिए होएगी आप सारा का सारा पैसा कहां पे होल्ड करोगे? बॉन्ड में होल्ड करोगे। मैंने एक्स एक्सिस पे मनी की डिमांड दिखाई है तो मनी की डिमांड जीरो है, इसलिए हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया? वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। बट अगर मेरा क्रिटिकल रेट 7% है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट मात्र 3% चल रहा है, यानी इंटरेस्ट रेट मार्केट का क्रिटिकल रेट से क्या है? कम है, उस केस में कीन्स ने क्या बोला? हम अपना सारा का सारा बचे हुए फंड्स किस में होल्ड करेंगे? मनी में। इन अदर वर्ड्स हमारी बॉन्ड्स की होल्डिंग क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? एक एक करके समझते हैं। 3% का अगर इंटरेस्ट रेट है इसका मतलब यह है मनी को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, क्या है? कम है। कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं झेल जाऊंगा। सेकेंडली अगर मार्केट में इंटरेस्ट इस समय 3% है और क्रिटिकल रेट में मान के कितना चल रहा हूं? कितना चल रहा है? 7। तो अब मुझे बताओ मार्केट में अगर इन द नियर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट 3 से 7 जाएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। जैसी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट में जो बॉन्ड के प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे? कम। और बॉन्ड के प्राइस कम होंगे तो मुझे एक बात बताओ, आज अगर मैं बॉन्ड होल्ड करके बैठूंगा तो फ्यूचर में मुझे क्या झेलना पड़ सकता है? कैपिटल लॉस। सो टू अवॉइड कैपिटल लॉस मैं बॉन्ड में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं पैसा किस में लगाऊंगा? मनी में। और तीसरा रीजन, जब आपको पता है फ्यूचर में बॉन्ड का प्राइस कम होगा, उस समय अगर आपके पास मनी पड़ी होगी तो उस फंड से आप कल को क्या खरीद सकते हो? बॉन्ड्स। सो फॉर 3 रीजन उसने समझाया क्रिटिकल रेट के मुकाबले अगर इंटरेस्ट रेट कम हो आप अपना सारा का सारा पैसा किस में लगाते हो? मनी में लगाते हो। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्रिटिकल के बराबर हो, तो मैंने नोटिंग कराई थी, जरा क्या देख लो क्या कराई थी,
तो उस केस के अंदर हमारा इन्वेस्टर क्या होगा, ना वो बॉन्ड लेगा ना ही वो मनी में होल्ड करेगा, वो दोनों के बीच में क्या होगा, इनडिफरेंट, यानी वो अपने पैसे को मनी में भी डाल सकता है और अपने पैसे को बॉन्ड में भी डाल सकता है। ये एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने कहा था जब इकोनॉमी में रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर मैं यहां पर स्पेक्युलेटिव डिमांड दिखाऊं और यहां पर इंटरेस्ट रेट दिखाऊं तो क्रक्स ये निकल के आया, स्पेक्युलेटिव डिमांड इनकम पे डिपेंड नहीं करती, स्पेक्युलेटिव मोटिव किस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के साथ हमारा रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं होता, क्या होता है, इनवर्स। इन शॉर्ट कीन्स की थ्योरी का क्रक्स ये था, कीन्स की थ्योरी में 3 मोटिव थे, कौन कौन से, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव। ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी डिपेंड करते हैं इनकम के ऊपर और उनका इनकम के साथ रिलेशनशिप कौन सा है, डायरेक्ट। और स्पेक्युलेटिव मोटिव इनकम पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट के साथ क्या है, इनवर्स। आर वी कंफर्टेबल यहां तक? मैंने 15 मिनट लगा के पूरी पिछली क्लास रिवाइज करा दी। अब यहां पर पिछली क्लास में एक पॉइंट हमारा डिस्कस करना रह गया था क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर, यू विल नोटिस वन थिंग, यू विल नोटिस इनफैक्ट 2 थिंग्स। पहली चीज, यहां पर मैंने क्या दिखा रखा है, इंटरेस्ट रेट, और यहां पर क्या दे रखी है, स्पेक्युलेटिव डिमांड। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि कर्व हमारा अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो स्पेक्युलेटिव डिमांड और इंटरेस्ट रेट में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्या है, इनवर्स। अगर आप ध्यान से देखो ये डायग्राम शुरू कहां से हो रहा है, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। इसका मतलब जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, मान लो ये इंटरेस्ट रेट नॉर्मल है और इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, मार्केट में लेट से 15% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मुझे बताओ आप अपना पैसा कुछ भी मनी में रखोगे या सारा बॉन्ड में रखोगे, सारा, और जैसी मनी जीरो हो जाएगी तो हमारा आंसर कहां से शुरू होगा, कर्व कहां से शुरू होगा, वाई एक्सिस से। जैसे जैसे आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट 14% हो रहा है, 13% हो रहा है, 12 हो रहा है, 11 हो रहा है, आप बॉन्ड को छोड़कर पैसा कहां लगाते जा रहे हो, मनी में, और आपकी स्पेक्युलेटिव डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और अब आखिरी में देखो एक स्टेज बाद ना फ्लैट हो गई है। फ्लैट का मतलब क्या हो गया, अब और बढ़ेगी नहीं, अब एक हद के बाद क्या हो गई है, फ्लैट। मतलब इंटरेस्ट रेट और नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसी इंटरेस्ट रेट पे ही बढ़ता चला जाऊंगा मैं, मुझे और कम इंटरेस्ट रेट की जरूरत नहीं है। मैं आई विल कीप इंक्रीजिंग माई स्पेक्युलेटिव डिमांड इवन इफ देयर इज सेम इंटरेस्ट रेट। इस एरिया को जब आपका बिना इंटरेस्ट गिरे अब स्पेक्युलेटिव डिमांड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, इस एरिया का नाम क्या रखा कीन्स ने, लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। अब ये हो क्या रहा है, यहां पर आकर कर्व हमारा फ्लैट क्या हो गया, जरा ध्यान से समझो। यहां पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट देखो जरा, क्या दे रखा है उन्होंने, R0। R0 मतलब ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट हो गया। अगर 1 मिनट के लिए मुझे एक बात बताओ, मैं आपको इंडिया की इकोनॉमी में बोलूं कि आपके बॉन्ड के ऊपर आपको 1% का इंटरेस्ट मिलेगा, 1%, तो मुझे बताओ इंडिया में हमें इतनी आदत है 7, 8, 10, 12% की कि 1% का रिटर्न देकर, पर एनम की बात चल रही है, पर मंथ की बात नहीं चल रही, 1% पर एनम का देकर आप किसी को लालच दे सकते हो, नहीं। मैं आकर बोलूं 1% का इंटरेस्ट ले लो और पैसे बॉन्ड में लगा दो, आप कहोगे निकल जाए यहां से, तो 1% पे आपकी बिल्कुल मंशा नहीं होगी बॉन्ड में लगाने की। अब 1% के बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा कमाओगे आप अपने घर में रखोगे, आप जरा सा भी बॉन्ड नहीं खरीदोगे। तो कई बार इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है, उसके बाद सारा पैसा ही मनी में होल्ड करते हो, बॉन्ड की डिमांड ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, जीरो। और ऐसे पार्ट में पहुंचने के बाद आपका जो मनी स्पेक्युलेटिव डिमांड का कर्व है वो इस एरिया के बाद फ्लैट हो जाता है, और इस एरिया का नाम क्या रख देते हैं हम, लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। यानी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए हैं, इतने कम हो गए हैं कि अब कोई भी इंसान बॉन्ड नहीं खरीदेगा। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी, आरबीआई बॉन्ड इशू करेगा, उसके कोई भी मार्केट में खरीदार नहीं होंगे। ठीक है जी। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है। और दूसरी चीज इसका रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट एक समय बाद इतने कम हो जाते हैं, लोगों को लगता है इससे नीचे तो जाएंगे नहीं, अब तो जाएंगे तो क्या जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, इससे नीचे जा ही नहीं सकते, 1 से नीचे क्या ही जाएगा भाई, 0.5 चला जाएगा, और क्या ही होगा बताओ, इससे बुरा क्या ही होगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाएंगे तो कैपिटल लॉस होगा। इस रीजन की वजह से मैं बॉन्ड होल्ड नहीं करता, बॉन्ड की जगह सिर्फ क्या खरीदता हूं, मनी। तो इस एरिया को प्यार से क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। नेक्स्ट पेज पे एक बार समझा रखा है लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, पढ़ो जरा एक बार। लिक्विडिटी ट्रैप, व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल टू अ वेरी लो लेवल, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट, the speculative demand of the money becomes flat. This means it becomes perfectly elastic. This means that at such low level of interest, people will have absolute liquidity preference. Absolute liquidity preference मतलब मैं जो भी कमाऊंगा
वो लिक्विड मनी में रखूंगा, मैं 1 रुपया भी बॉन्ड में नहीं डालूंगा। दे विल होल्ड देम एज इनएक्टिव बैलेंस, एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। रीजन समझा रखा है, क्योंकि इतने लो प्राइस पर आप कई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम होती है, और इसके बाद आपको एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि इंटरेस्ट गिरेगा नहीं, क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आपको डर लगता है कि बॉन्ड में कैपिटल लॉस हो जाएगा, इसलिए आप बॉन्ड को खरीदते नहीं। ठीक है, चलें आगे। अब इसके बाद 3 मॉडल और हैं, मगर आप ना पहले ये 2 मॉडल छोड़ो, आखिरी मॉडल पे आ जाओ। आखिरी मॉडल थोड़ा थोड़ा उसके जैसा है, कीन्स जैसा। पहले ये पढ़ लेते हैं। पहले आखिरी मॉडल का नाम पढ़ो, क्या लिखा है, टॉबिन्स रिस्क एवर्जन थ्योरी। पहली बात, टॉबिन क्यों है, क्योंकि ये थ्योरी किसने दी थी हमें, टॉबिन। टॉबिन इकोनॉमिस्ट का नाम है। और रिस्क एवर्जन क्या होती है वो मुझे समझाना है। तो टॉबिन नाम का एक पर्सन आया, उसने एक नई थ्योरी दी। उस नई थ्योरी को समझाने से पहले मैं कुछ जनरल बातें बोलता हूं 2 मिनट के लिए। अगर आप वो जनरल बातें समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा टॉबिन की थ्योरी क्या कहती है। आज के जमाने में मुझे एक बात बताओ, आपके पास 2 ऑप्शन है। आपके पास लाख रुपए हैं, एक ऑप्शन है आप एफडी में डाल दो, एक ऑप्शन है आप इक्विटी शेयर खरीद लो। लाख रुपए, मनी को एक बार साइड में छोड़ दो, मनी की डिस्कशन को भूल जाओ, जनरल डिस्कशन चल रही है। आपके पास लाख रुपए पड़े हैं, आप मेरे पास आए, सर पैसे एफडी में लगाऊं या इक्विटी में लगाऊं। एफडी में रिटर्न आ रहा है 7%, इक्विटी में रिटर्न आ रहा है 12%, तो आप क्या बोलोगे बताओ, एफडी है इक्विटी, इक्विटी। बट मुझे बताओ दोनों में रिस्क सेम है या अलग अलग है? इक्विटी में रिस्क है, गेन आ सकता है तो क्या लॉस भी आ सकता है? यस। इक्विटी में 12% का गेन अगर पिछले 20 सालों में आया है तो वो ऐसे 12% आया है या ऊपर नीचे आया है, ऊपर नीचे। थोड़े दिन पहले आप देखो मार्केट का क्या हाल था। थोड़े दिन पहले सब लोगों को लग रहा था हम मार्केट के किंग हैं, हमसे अच्छा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और जो लोग 2020 के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं उनको तो लगता है इंडिया में पहले जो इन्वेस्टर थे सारे गधे थे, असली इन्वेस्टर तो अब आए हैं। क्योंकि 2020 के बाद मार्केट गिरी नहीं है, मार्केट क्या हो रही है, ऊपर ही जा रही है। 2-3 महीने गिरती है फिर बढ़ जाती है, 2-3 महीने गिरती है फिर बढ़ जाती है। तो 2020 के बाद वाले इन्वेस्टर्स को लगता है पागल है क्या हमारे घर वाले, इतने सालों से गोल्ड, एफडी, ये प्लॉट खरीद खरीद के पैसा बर्बाद कर रहे थे, अब हमारी जनरेशन पैसा कमाएगी, हम 1 लाख को 1 करोड़ कर देंगे। और मजे की बात यह है जब वो पैसा डालते हैं स्टॉक मार्केट बढ़ती है, उन्हें लगता है उनकी वजह से बढ़ रहा है, बट वो ओवरऑल क्या हो रही है, मार्केट बढ़ रही है। बट मुझे बताओ मार्केट हमेशा बढ़ती रहेगी या डाउन भी आती है? डाउन महीनों तक नहीं, कई बार कुछ सालों तक डाउन रहती है। वो फेज अभी आया नहीं पिछले 5-7 सालों से, मैंने वो फेज देख रखा है। 2015 से लेकर 2016 से लेकर 2019 तक 3 साल तक मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी, कुछ शेयर तो 80% डाउन थे। आई हैव परचेज्ड शेयर्स इन 2016। 2019 में मैं 40% के लॉस पे था, कोविड में 2020 में मैं 90% के लॉस पे था, मगर होल्ड करके बैठे रहे। आज उन्हीं शेयर में मैं 150% के प्रॉफिट में हूं। तो क्रक्स ये है, अब मैं किसी को वो कहानी बताऊं, आपके मन में आया होगा सर जल्दी से शेयर का प्राइस बताओ, क्योंकि आपने कहानी में सिर्फ क्या सुना, 150% का प्रॉफिट, आपने वो 70% का लॉस, 90% का लॉस इग्नोर किया। विच मींस इक्विटी में रिटर्न मिलता है, बट रिटर्न ऐसे मिलता है, गिरता है तो बिल्कुल नीचे गिरता है, बढ़ता है तो एकदम ज्यादा। अच्छा, अगर आपका दिल बड़ा छोटा है, दिल बड़ा दुख करता है, तो ये आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए क्या है, एफडी। ट्रंप जो करता है करे, सरकार चढ़े गिरे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी एफडी पे रिटर्न कितना आएगा, 7। कोई पॉलिटिकल न्यूज, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज, कोई वॉर की न्यूज, कोई ये न्यूज आपको फर्क नहीं डालेगी, क्योंकि आपका रिटर्न कितना है, 7। तो मुझे बताओ एफडी में इन्वेस्ट करने वाले लोग कौन होते हैं, जो रिस्क लेना कम पसंद करते हैं, और इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले लोग कौन होते हैं, जो रिस्क लेना ज्यादा। यानी एक लाइन बोलना चाहूंगा जो आपने सुन रखी है ऑलरेडी, हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न। मैं ज्यादा रिस्क तभी लूंगा जब रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अगर मुझे रिटर्न कम मिलेगा तो मैं रिस्क ज्यादा नहीं लूंगा। अगर इक्विटी में मुझे तुम 7% दोगे तो उससे अच्छा तो मैं इक्विटी नहीं लूंगा, क्या लूंगा, एफडी। अगर इक्विटी में मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे रिटर्न भी एफडी से ज्यादा चाहिए। और अब जरा टॉबिन की थ्योरी देखो। टॉबिन ने कीन्स से हल्का सा डिफर क्या किया, टॉबिन ने कीन्स की स्पेक्युलेटिव डिमांड थ्योरी को ही आगे लेके गया। कीन्स की स्पेक्युलेटिव डिमांड की थ्योरी में प्रॉब्लम यह थी, कीन्स ने बोला था या तो हम बॉन्ड्स खरीदेंगे या हम मनी होल्ड करेंगे। कीन्स 2 एक्सट्रीम में बात कर रहा है, कह रहा है क्रिटिकल रेट से ऊपर हो सारा पैसा बॉन्ड में, क्रिटिकल रेट से कम हो सारा पैसा मनी में। टॉबिन ने कहा भाई ऐसा नहीं होता, या तो ये या तो वो। हर बंदे का एक पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। मुझे एक बात बताओ,
मैं जितना मर्जी रिस्क टेकर हूं, मैं क्या अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दूंगा? नहीं। और क्या मेरे को सारा पैसा एफडी में लगा देना चाहिए? नहीं। सारा पैसा एफडी में लगाने वाला भी बेवकूफ है, सारा पैसा इक्विटी में लगाने वाला भी बेवकूफ है। सर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब सर अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसका कुछ हिस्से में एफडी लो, कुछ हिस्से के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड लो, कुछ हिस्से में कंपनीज के डिबेंचर खरीदो, कुछ हिस्से में गोल्ड खरीदो, कुछ हिस्से में इंडिया के स्टॉक खरीदो, कुछ हिस्से में यूएस के स्टॉक खरीदो, कुछ हिस्से में चाइना के स्टॉक खरीदो। और अब जब ये पोर्टफोलियो बनेगा, बताओ यहां पर रिटर्न भी अच्छा आएगा और रिस्क भी बैलेंस हो जाएगा। यानी हर इंसान को सारा पैसा एक जगह नहीं डालना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। टॉबिन ने बोला हर पर्सन या तो बॉन्ड या तो मनी नहीं करता, उसके पास जो पैसा होता है वो उसमें थोड़े से बॉन्ड खरीदता है और थोड़े से क्या लेता है? मनी। यानी अब मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है, मैं या तो पूरे बॉन्ड या पूरे मनी होल्ड नहीं करूंगा। कीन्स ने बोला था या तो पूरा बॉन्ड होगा या पूरा मनी होगा, क्रिटिकल रेट पे डिपेंड करेगा, मगर इसने बोला दोनों होंगे। और अब हमने कहा चलो मान लेते हैं हर पर्सन का एक पोर्टफोलियो होगा, उसमें वो बॉन्ड भी रखेगा और मनी भी रखेगा, बट वो डिसाइड कैसे करेगा? अब उसने क्या समझाया टॉबिन ने? उसने बोला बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑब्वियसली क्या है? ज्यादा। मनी पे ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न आता है, अगर आता भी है तो मनी का रिटर्न, जैसे इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट पे रिटर्न मिलता है, बट ऑल क्या बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम? बहुत कम, 2.5%, 2.25%, 3%, कुछ बैंक 3.5% दे देते हैं चलो, बट वो बहुत लो है। तो मनी का रिटर्न बहुत ही कम है और बॉन्ड का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। मगर बॉन्ड का रिटर्न ज्यादा है तो क्या बॉन्ड में रिस्क भी ज्यादा है या नहीं है? यस। मनी में रिटर्न कम है तो क्या मनी में रिस्क भी कम है या नहीं है? यस। तो एक चीज समझ लेना, मनी में रिटर्न कम है बट क्योंकि वो लिक्विड है वहां पर रिस्क भी कम है। बॉन्ड में रिटर्न ज्यादा है मगर बॉन्ड में प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा, तो वहां पे रिस्क भी क्या है? ज्यादा है। और अब टॉबिन ने एक एजम्पशन ली। टॉबिन ने बोला हर इंसान डरपोक होता है। हर इंसान क्या होता है? डरपोक। उसने डरपोक नहीं बोला, उसने बोला हर इंसान रिस्क एवर्स होता है। रिस्क एवर्स मतलब हमें फालतू फोकट रिस्क लेने की कोई आदत नहीं है। मैं रिस्क जिंदगी में तभी लूंगा अगर उस रिस्क के बदले मुझे क्या मिलेगा? रिटर्न। भाई तुम मुझे बोलो सर आंख पे पट्टी बांध के पाइप पे चल सकते हो? मैंने कहा चल लूंगा, पहले ये बताओ पैसे कितने दोगे? मैं फालतू फोकट क्यों रिस्क लूं इंस्टा की रील बनाने के लिए? तुम मुझे 2 करोड़ दो, मैं पाइप पे चढ़ने के तैयार हूं, ट्राई करने के लिए तैयार हूं, ताकि गिर भी गया तो कम से कम तसल्ली होगी कितने मिल रहे हैं? 2 करोड़। तो टॉबिन ने बोला हर इंसान फालतू फोकट रिस्क नहीं लेता, वो रिस्क एवर्स होता है। इसका मतलब वो अपने पोर्टफोलियो में आमतौर पे क्या रखना चाहता है? मनी। तुम्हें उसे लालच देनी पड़ेगी, जितनी तुम लालच दोगे वो अपने पोर्टफोलियो को मनी की जगह किस में शिफ्ट कर देगा? बॉन्ड्स में। और ये लालच किस रूप में मिलेगा? इंटरेस्ट के रूप में। तो टॉबिन ने बोला जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है हर इन्वेस्टर मनी को कम करता जाता है और बॉन्ड को बढ़ाता चला जाता है, और जैसे जैसे वो बॉन्ड को बढ़ाता चला जाता है मनी की डिमांड कम होती चली जाती है। इन शॉर्ट फाइनल कंक्लूजन वही है जो कीन्स ने दी थी। कीन्स की कंक्लूजन ये थी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी की डिमांड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी की डिमांड बढ़ेगी। टॉबिन की कंक्लूजन भी यही है, बस समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कीन्स ने सेम चीज को समझाने के लिए स्पेक्युलेटिव डिमांड में उसने बोला क्रिटिकल रेट होता है, सारा पैसा बॉन्ड में जाता है या सारा पैसा मनी में जाता है। इसने बोला हां हम भी मानते हैं कि हर इंसान इंटरेस्ट को लेकर इलास्टिक होता है, बट उसने हल्का सा ये डिफर किया कि हर इंसान सारा पैसा एक जगह नहीं डालता, हर इंसान का पैसा कहां पर होता है? पोर्टफोलियो में। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर योर रिस्क। आपको रिस्क लेने का रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट मिलेगा मेरा रिवॉर्ड बढ़ रहा है, मेरा रिवॉर्ड बढ़ रहा है तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मैं बॉन्ड खरीदता जाऊंगा, मनी की डिमांड कम हो जाएगा। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बताओ आप सेंटेंस कंप्लीट करो, इंटरेस्ट गिरेगा, रिस्क लेने का रिवॉर्ड कम हो गया, रिस्क लेने पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, बॉन्ड बेचूंगा, पैसा कहां पे ले आ जाएगा? मनी में, और मनी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फाइनल कंक्लूजन, मनी की डिमांड इज इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट और डायरेक्टली डिपेंडेंट या इनवर्सली डिपेंडेंट? इनवर्सली डिपेंडेंट। थ्योरी डन। ठीक है जी, आओ जरा जल्दी से बुक से रीड करते हैं हमारी थ्योरी, टॉबिन की थ्योरी। इन द क्लासिकल आर्टिकल लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। जब भी रिस्क की बात आएगी ध्यान देना, ये थ्योरी किसने दी है? टॉबिन ने। He established that theory of risk avoiding behavior of individual provided the foundation for liquidity preference and a negative relationship between demand of money and interest rate.
तो जस्ट लाइक कीन्स, उसने बोला यहां भी इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, बट उसने इंटरेस्ट, टॉबिन एज्यूम्ड इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में दोनों चीजें होती हैं, मनी भी होती है और बॉन्ड भी होती है, रादर देन वन। कीन्स बोलता था कोई एक चीज होगी, ये कह रहा है दोनों चीजें होंगी, और ये दोनों में से क्या होगा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहली चीज रिस्क एंड रिवॉर्ड, और दूसरा टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कितना डरपोक है, कितना रिस्क टेकिंग है। मुझे एक बात बताओ, एक इंसान 70 साल का और एक इंसान 25 साल का है, दोनों की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सेम होगी, अलग अलग होगी? अलग अलग। 25 साल वाले को पता है मेरे हाथ में जो 1 लाख रुपए है वो डूब भी गया तो मेरे पास उम्र पड़ी है, मैं कमा लूंगा। 70 साल वाले को पता है मेरे पास ज्यादा उम्र नहीं बची और मेरे पास इनकम भी नहीं बची, तो दोनों का रिस्क बिहेवियर सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। फिर उसने आगे पूरी समझाई बॉन्ड वर्सेस मनी। व्हाई वुड एनीवन होल्ड मनी? उसने बोल टॉबिन हाइपोथाइज्ड, हाइपोथाइज्ड का मतलब होता है assumption लेना। इंडिविजुअल वुड होल्ड अ पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ होल्डिंग मनी इज मोर सर्टेन देन द रेट ऑफ होल्डिंग इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स। मनी को होल्ड करने का इकलौता कारण यह है, मनी पे रिटर्न जो है वो सर्टेन है, बॉन्ड पे रिटर्न है वो सर्टेन नहीं है, क्या है? अनसर्टेन है। तो अगर हम ये करेंगे देन व्हाई वुड एनीवन टेक द रिस्क ऑफ बॉन्ड? क्योंकि बॉन्ड में अनसर्टेनिटी है बट बॉन्ड का रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ज्यादा है। और अकॉर्डिंगली टॉबिन ने क्या बोला? टॉबिन ने बोला रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ाते चले जाओगे आपको रिटर्न बढ़ता मिलता जाएगा, और हर इंसान अपनी वेल्थ किस में डाल देगा? बॉन्ड में। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा? मनी में। और फाइनल कंक्लूजन मैंने दे दिया है, डिमांड फॉर मनी इज अ स्टोर ऑफ वेल्थ एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट। इट विल डिक्लाइन विद इन इंक्रीज इन रिटर्न इंटरेस्ट, और उल्टा बोलूं तो इट विल इंक्रीज विद डिक्लाइन इन इंटरेस्ट। क्लियर है वाली चीज? चलें आगे। टॉबिन की थ्योरी होगी डन। अब आओ पिछली थ्योरी पे। टॉबिन के अलावा अगली थ्योरी है हमारी बॉमल की थ्योरी, पेज नंबर 312। बॉमल की थ्योरी, बॉमल और इस साथ में टॉबिन भी इसमें इन्वॉल्व था, बट प्राइमरीली आप बोलोगे इसको, ये कौन सी इसकी थ्योरी है? बॉमल। आपको याद रखना पड़ेगा उसका नाम। अब इस अप्रोच को इन्वेंट्री अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों? पहले तो मुझे बताओ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। मैंने एक चीज प्रोड्यूस करी और जब तक कस्टमर डिमांड नहीं करता तब तक मुझे होल्ड करके रखना पड़ता है। सर ऐसा नहीं हो सकता आप बिना इन्वेंट्री के काम कर लो, थोड़ी इन्वेंट्री तो देखो रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर आ गया और उसने मांग लिया मुझसे 500 प्रोडक्ट और मेरे पास 300 बनाने की कैपेसिटी है तो मुझे मना करना पड़ेगा। और अगर मैं 5000 बना के रखूंगा तो इन्वेंट्री फालतू में ब्लॉक पड़ी है। यानी हर इंसान को इन्वेंट्री सोच समझ के रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी पड़ती, बहुत कम भी नहीं रखनी पड़ती। ये समझ में आता है? अब बॉमन ने बोला मनी भी एक तरह की इन्वेंट्री है। हमने कहा पागल हो गए, मनी कैसे इन्वेंट्री है? उसने कहा मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। उसने बोला मनी का एक ही ऑब्जेक्टिव है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ट्रांसैक्शन ऑब्जेक्टिव है। अभी हमने पढ़ के आए टॉबिन की थ्योरी, टॉबिन ने ट्रांसैक्शन ऑब्जेक्टिव नहीं रखा था, टॉबिन ने बोला था स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोर ऑफ वेल्थ मतलब स्पेक्युलेटिव मोटिव। टॉबिन के हिसाब से स्पेक्युलेटिव मोटिव था, मगर बॉमल मान के चल रहा है मनी का एक ही मोटिव है। कौन सा मोटिव है? ट्रांसैक्शन। बट उसने बोला ट्रांसैक्शन मोटिव तो है, बट प्रॉब्लम ये है जब आप इनकम कमाते हो और जब आप उसका खर्चा करते हो, दोनों के बीच में क्या टाइम गैप होता है या नहीं होता? यस। एक सिंपल एग्जांपल लो, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या आप एक बिजनेसमैन हो। सैलरीड एम्प्लॉय को तो हर महीने सैलरी मिलती रहती है, बिजनेसमैन को हर महीने पैसे आते हैं? नहीं। बिजनेसमैन को एक साथ कुछ महीनों में एकदम सेल आती है, फिर उसको खर्चे चलाने होते हैं। अब मान लो मैंने एक नया बैच बनाया मार्च के महीने में, मुझे 10 लाख रुपए एक साथ आ गए। अब मार्च के महीने में तो मैं खुश हूं, 10 लाख रुपए, बट मुझे बताओ अप्रैल में फिर से आएंगे? नहीं। मई में फिर से आएंगे? नहीं। क्या मुझे इसी 10 लाख रुपए से अगले 6 महीने के खर्चे निकालने या नहीं निकालने? यस। तो 1 मिनट के लिए मान के चलो हर महीने का खर्चा कितने लाख है? 1 लाख। तो मोटा मोटा मुझे पता है 10 लाख में से 6 लाख का खर्चा करूंगा, 4 लाख प्रॉफिट कमाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक सोच ये कहती है सर सारा का सारा 6 लाख रुपए ना एक साथ बैंक में रख लो, 4 लाख विड्रॉ करके ले जाओ, वो आपका प्रॉफिट है। 6 लाख बैंक में रखो, बट मन में लालच ये आ रहा है कि 6 लाख रुपए अगर कैश या बैंक में रखूं क्या उस पर कुछ कमा पाऊंगा? नहीं। और दूसरा तरीका ये है सर ये 1-1 लाख रुपए हर महीने यूज होना है ना, और हर महीने भी एक ही दिन यूज होता होगा, धीरे धीरे होता होगा, धीरे धीरे। किसी दिन लाख रुपए का खर्चा हुआ, किसी दिन बिल्कुल नहीं हुआ, किसी दिन 50,000 का खर्चा हुआ, तो पूरे महीने में लाख है। मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरी इनकम एक साथ आ रही है मार्च के महीने में, जबकि मेरे खर्चे अप्रैल से लेकर कब तक होंगे? अक्टूबर तक होंगे।
और तब तक ये 6 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है मेरे पास, जो खर्चों के लिए आए हैं, ये मेरे पास पड़े हैं। तो बॉमल ने बोला अब जो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं अल्टीमेटली यूज तो मैं ट्रांजैक्शन के लिए ही करूंगा, मैं इसको घर ले जाके खर्च नहीं कर सकता, रखना तो मुझे बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए। बट बॉमल ने बोला आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसको मनी में होल्ड करके रखो, और दूसरा ऑप्शन है फिलहाल के लिए इस पैसे को कहां डाल दो, बॉन्ड्स में। आप मुझे एक बात बताओ, मैं अपने करंट बैंक अकाउंट में सारे एक्स्ट्रा पैसे सड़ रहे होते होंगे मेरे, इनफैक्ट सेविंग में तो फिर भी 3% मिलता है, आपको पता होगा, करंट अकाउंट में 3 भी नहीं मिलता, कितना मिलता है, 0। तो मैं 6 लाख इंटरेस्ट फ्री पड़े रहने दूंगा अपने अकाउंट में, या टेम्परेरली उसे कहीं डाल दूंगा कहां डाल दूंगा, बॉन्ड में। बॉन्ड मुझे कमा के देता है 10%। तो अब मैं बताओ जल्दी से क्या करूंगा, मैं अपने पैसे 6 लाख बॉन्ड में रखूंगा, मतलब 5.5 लाख बॉन्ड में रखूंगा, और 50-50 हजार रुपए करके विड्रॉ करता रहूंगा। जब भी एकेडमी में पैसे की जरूरत होएगी, 50 हजार इसमें, 5,50,000 इसमें डाल दिया है बॉन्ड में, जब भी ये पैसे खर्च होंगे मैं फटाक से जाऊंगा इसको बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट कर दूंगा। लेट से हर बार मैं 20,000 रुपए कन्वर्ट करूंगा, 20,000 से बॉन्ड कम हो गए और 20,000 कहां पर आ गया मेरे पास, मनी। थोड़े दिन बाद और खर्चा करना है, मेरे को स्टाफ ने बोला सर ये खर्चा करना है, मैं फिर से गया, बॉन्ड को मैंने कन्वर्ट किया, बॉन्ड 20,000 से कम हो गए, कैश बढ़ गए। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कोशिश कर रहा हूं बॉन्ड में रखूं, क्योंकि बॉन्ड मुझे इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, मगर कैश मुझे इंटरेस्ट कमा के नहीं दे रहा। यहां तक समझ में आता है। कैश को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कैश को होल्ड करने की, वो इंटरेस्ट जो मैं बॉन्ड पे नहीं कमा पाया। ठीक है, सही अप्रोच है ये। एक इंसान 6 लाख रुपए अपने कैश में रखे, या मेरी तरह एक इंसान पहले बॉन्ड में रखे और जब खर्चे की जरूरत हो हर 5-10 दिन बाद 20-20 हजार विड्रॉ करता रहे, तो आप किसको समझदार बोलोगे, जो धीरे धीरे करके विड्रॉ कर रहा है। बट एक प्रॉब्लम समझो, क्या हर बार जब बॉन्ड को बेचोगे और मनी में कन्वर्ट करोगे तो 20 के बॉन्ड बेचोगे, बैंक में 20 आएंगे, या ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, ट्रांजैक्शन चार्ज। कौन कौन से ट्रांजैक्शन चार्ज होंगे, बैंक अपने बैंकिंग चार्ज लेगा, ब्रोकर इन्वॉल्व होगा तो क्या चार्ज करेगा, ब्रोकरेज, कमीशन लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आएंगे। इन सारे चार्जेस को वन वर्ड में क्या बोला जाता है, कन्वर्जन चार्जेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन चार्जेस, जब जब बॉन्ड मनी फॉर्म में जाती है उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन चार्जेस। अब ध्यान दो, मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझो क्या, अगर मैं अपनी मनी बहुत कम होल्ड करूं, मैं सिर्फ 20,000 एट ए टाइम होल्ड करूं, जितनी कम मनी होल्ड करूंगा ना, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने कम मनी होल्ड करी है तो मैं कम इंटरेस्ट खो रहा हूं, बाकी पैसा तो इन्वेस्टेड है ना। सो इफ आई होल्ड लेस मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लेस। बट प्रॉब्लम ये है, जितनी कम मनी होल्ड करोगे उतनी ज्यादा कन्वर्जन करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा कन्वर्जन करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कम है बट कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, यस। तो मेरी 2 खर्चे हैं, एक खर्चे को दबाने की कोशिश करता हूं, दूसरा बढ़ जाता है। पहले समझो कैसे, मेरे को पता है मेरे को 6 लाख का खर्चा चाहिए, बट मैं कंजूसों की तरह हर बार 20-20 हजार निकाल रहा हूं। क्यों, मैं चाहता हूं बाकी पैसा कमाता रहे। सो इफ आई कीप लो बैलेंस ऑफ मनी, आई विल रिड्यूस माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट आई विल इंक्रीज माई कन्वर्जन कॉस्ट। क्योंकि 6 लाख को 20-20 हजार करके देखो, कन्वर्ट करो, कितनी ट्रांजेक्शन लगेंगी, 12 कैसे लगेगी यार, बड़े तुम्हारा गंदा मैथ्स है। 20-20 हजार कर रहा हूं तो 1 लाख में 5 ट्रांजेक्शन होगी, 6 लाख में कितनी हो गई, 30 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हर बार अगर 1,000 रुपए का कन्वर्जन चार्ज लगता है, 30,000 रुपए तो तुम्हारे किस में चले जाएंगे, कन्वर्जन चार्ज। तो सर आप ना बेवकूफी कर रहे हो सर, 20,000 मत होल्ड करो, आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ऐसा करो 1 लाख होल्ड करो। मान ली चलो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बॉन्ड से मनी में 1 लाख की कन्वर्जन करूं, तो मुझे बताओ पूरी कितनी कन्वर्जन करनी पड़ेगी, मात्र 6 कन्वर्जन। कन्वर्जन चार्ज कम हो गया नहीं हो गया, यस। बट मुझे बताओ जैसी मैंने 1 लाख की मनी होल्ड करी, अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है या बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो समझो मेरे दिमाग में 2 कॉस्ट हैं, और एक कॉस्ट को कम करने जाता हूं तो दूसरी कॉस्ट बढ़ जाती है। पहले यहां तक समझाओ, कौन सी कम करने में कौन सी बढ़ती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने मुझे बताना है क्या होगा। अगर मैं ज्यादा मनी होल्ड करूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी बट कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाएगी। बट अगर मैं कम मनी होल्ड करूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगी और कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आप क्या चाहते हो, कौन सी कॉस्ट कम करना, कौन सी? सर हम चाहते हैं हमारी दोनों कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो बॉमल ने बोला हर पर्सन हर बार इतना पैसा विड्रॉ करेगा, इतना पैसा होल्ड करेगा जिसमें उसकी कन्वर्जन कॉस्ट
प्लस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों का टोटल क्या हो जाए, मिनिमम। बात समझ में आती है, यहां तक एग्री करते हैं। मैं सिर्फ कन्वर्जन को कम करूं, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, वो भी बेवकूफी है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी को कम करूं, कन्वर्जन बढ़ जाए, वो भी बेवकूफी है। मुझे इतना अमाउंट ऑफ कैश रखना चाहिए ताकि मेरा दोनों का जो टोटल है, किन दोनों का टोटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, इन दोनों का टोटल क्या है, मिनिमम। और इसके लिए बॉमल ने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला इज इक्वल टू सी टू बी वाई। मैं वही टर्म देखता हूं जो बुक में दे रखे हैं, मैं अपने टर्म क्यों बनाऊं। बुक के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी दे रखी है इन्होंने, हाँ ये अंडर रूट होगा, सॉरी ये थोड़ा ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ढंग से ऐसे लिख लेना, 2by डिवाइड बाय आर। वो अंडर रूट का साइन पूरी तरह से क्लियरली विजिबल नहीं है, तो अपने साइड में लिख लो फॉर्मूला क्या है, 2by डिवाइड बाय आर। अब यहां पर ये क्या क्या बनाए हैं, ये b क्या है, ये y क्या है और ये r क्या है, और हम निकाल के आ रहे हैं। c स्टैंड्स फॉर कितना कैश एक बारी में करना है। जितना कैश रखोगे वही कैश होल्डिंग हो गई, वही मनी की डिमांड हो गई। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं C स्टैंड्स फॉर कितना पैसा बॉन्ड से निकाल के आना है, C स्टैंड्स फॉर जितना पैसा आप एट ए टाइम होल्ड करोगे, C स्टैंड्स फॉर मनी की डिमांड। सो मनी की डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया, √2by डिवाइड बाय r। अब ये B क्या है, B स्टैंड्स फॉर ब्रोकरेज, जिसको मैं प्यार से अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, कन्वर्जन चार्जेस। तो बी को आप ब्रोकरेज बोलो, कन्वर्जन चार्जेस बोलो, ट्रांजैक्शन चार्जेस बोलो, बैंकिंग चार्जेस बोलो, जो बोलना चाहते हो बोलो, क्वेश्चन में नाम बदलता रहेगा, बट बी स्टैंड्स फॉर ब्रोकरेज चार्जेस। डिवाइड बाय क्या लिखा है, आर। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इंटरेस्ट जो तुम नहीं कमा पाए, वही तुम्हारा क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आर को तुम इंटरेस्ट बोल सकते हो, आर को तुम रिटर्न ऑन बॉन्ड्स बोल सकते हो, आर को तुम इंटरेस्ट रेट बोल सकते हो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। 2 मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन चार्जेस डिवाइड बाय आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय वाई। वाई स्टैंड फॉर इनकम। मेरे एग्जांपल में मेरे पास कितने पैसे थे, 6 लाख, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाई। तो इन्होंने एक फॉर्मूला डिवाइस किया 2by डिवाइड बाय आर। वो कह रहे हैं इस फॉर्मूले से अगर आप 2 को कन्वर्जन चार्ज से मल्टीप्लाई करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिवाइड कर दो, और जो आपके पास पैसे हैं वाई 6 लाख रुपए, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस फॉर्मूले से जो आपका बैलेंस निकल के आएगा, ये वो बैलेंस होगा जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप रखोगे ना, तो आपकी दोनों कॉस्ट का जो एग्रीगेट है, कौन सी दो कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन दोनों का टोटल क्या होगा, मिनिमम। अब सर ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला डिराइव करने के पीछे घोर लेवल की मैथमेटिक्स है, जो मेरे सिलेबस में भी नहीं है और मैं पढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने एक बैच में पढ़ाने की कोशिश करी थी, जो मुझे रिएक्शन मिले उसके बाद मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है जी। तो वैसे मैं बताऊं, ये सेम फॉर्मूला आपका इंटर लेवल पे भी आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सेम फॉर्मूला इन्वेंट्री के लिए यूज होता है। वहां पर आप पता क्या करोगे, वो लेवल ऑफ इन्वेंट्री बताओ जिसके ऊपर, इन्वेंट्री में भी तो यही होता है, हर बार ऑर्डर करना पड़ता है और इन्वेंट्री को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो जो प्रॉब्लम आपको मनी होल्ड करने की है, वही प्रॉब्लम इंटर में किसको होल्ड करने की आएगी, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का वो लेवल जिस पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट मिनिमम होती है, उसमें सेम फॉर्मूला पढ़ोगे। आपको पता नहीं तब तक याद होगा या नहीं, उस समय जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो अपने कॉस्ट वाले सर को बोलना ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, वो समझाएंगे आपको। मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं बता रहा आपको, ये फॉर्मूला आया कैसे, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बस आप इतना याद कर लो। इस पूरी थ्योरी के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि मनी का एक ही मोटिव होता है, कौन सा, ट्रांजैक्शन मोटिव। हम अपने पैसे को ट्रांजैक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, बट हम इतने गधे नहीं है कि सारा पैसा बैंक अकाउंट में रखेंगे। हम अपने कुछ पैसे को मनी में, कैश में या बैंक में रखते हैं, बाकी पैसे को कहां डाल देते हैं, बॉन्ड में। धीरे धीरे बॉन्ड को कन्वर्ट कर करके खर्चे करते रहते हैं, बट हमें कितना पैसा रखना चाहिए ताकि हमारी कन्वर्जन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों कम हो जाए, वो फॉर्मूला क्या हो गया, 2by डिवाइड बाय आर। समझ में आ गया, पढ़ो जरा एक बार। लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। ये है क्या, पहली बात तो पेज नंबर 312 से शुरू करते हैं। बॉमल थ्योरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री थ्योरी। और उसने बोला था मनी इज जस्ट लाइक इन्वेंट्री। काहे की इन्वेंट्री, मनी इज लाइक इन्वेंट्री बिकॉज इसको हम किसके लिए होल्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन पर्पस। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछें बॉमल की थ्योरी के हिसाब से मनी का कौन सा मोटिव है, ट्रांजैक्शन। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, क्यूटीएम थ्योरी में एक ही मोटिव था, कौन सा, ट्रांजैक्शन। कैम्ब्रिज में 2 मोटिव थे, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी। कीन्स की थ्योरी में 3 मोटिव थे, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव। टॉबिन की थ्योरी में एक ही मोटिव था, टॉबिन की थ्योरी जो पढ़ के आए अभी, बॉन्ड में रखो, इसमें रखो, उसमें क्या था, स्पेक्युलेटिव, स्टोर ऑफ वेल्थ, क्योंकि वहां पे सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोच रहे थे। बॉमल की थ्योरी में क्या है, ट्रांजैक्शन।
ठीक है जी, बॉमल के अंदर भी ट्रांजैक्शन है। एजम्पशन ऑफ दिस मॉडल, इन्वेंटरी मॉडल एज्यूम्स दैट देयर आर ओनली टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू, या तो मनी है या इंटरेस्ट बेयरिंग फिक्स्ड एसेट है। इंटरेस्ट बेयरिंग फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल कौन सा हो गया, बॉन्ड। देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग द ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड अल्टरनेटिव एसेट, इसे आमतौर पर क्या बोलते हैं, ब्रोकेज चार्जेस। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, कन्वर्जन चार्जेस। और थर्ड, when a relatively liquid financial asset other than money, example bank deposits, offer a positive return, the above transaction cost of going between money and assets of holding money। इसका मतलब हर बार जब आप कन्वर्ट करोगे आपका एक खर्चा होगा। Why do people hold money? पहली चीज तो बॉमल ने ये कहा, individuals hold money for transaction purpose, मगर ट्रांसेक्शन जो है वो इनकम एक ही बारी में आ जाती है, बट ट्रांसेक्शन करने के लिए जो खर्चा होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड होता है। इसलिए जो आपके पास एक्सेस खर्चा बच जाता है फॉर द टाइम बिंग, आप उसे कहां पे इन्वेस्ट कर देते हो, बॉन्ड्स में। फिर उसने दो तरह की कॉस्ट बता रखी है, बताओ कौन कौन सी। जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला ना, आपकी बुक में उसे क्या दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट। तो आप अपने लिख लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अंडरलाइन कर लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, ये अलग अलग है या सेम है, सेम। और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द रिटर्न जो आप कमा सकते थे, वो रिटर्न जो बॉन्ड पे कमा सकते थे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट और दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। तो सिंपल फंडा है, अगर ज्यादा मनी होल्ड करोगे, अगर ज्यादा मनी होल्ड करोगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बोल लो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो, वो क्या रहेगी, ज्यादा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगली तरह की कॉस्ट कौन सी है, कन्वर्जन कॉस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हर बार जब मार्केटेबल सिक्योरिटी बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट करोगे तो आप पर ब्रोकरेज, क्लरिकल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा लगते हैं। तो आप मुझे बताओ, ज्यादा मनी होल्ड करोगे, कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, सोच के बताओ, नंबर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा करनी पड़ेंगी या कम करनी पड़ेंगी। अगर रट्टा मार रहे हो तो फिर एमसीक्यू नहीं हो पाएंगे। सोच के देखो, ज्यादा पैसे रखोगे, 6 लाख में मनी 1 लाख रुपए रखोगे तो नंबर ऑफ कन्वर्जन साल में कितनी करनी पड़ेगी, कम। और जितनी नंबर ऑफ कन्वर्जन कम करनी पड़ेंगी तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बेशक ज्यादा हो गई है, बट आपकी कन्वर्जन कॉस्ट क्या हो गई है, कम। और मैं उल्टा डायग्राम बनवा नहीं रहा, बट उल्टा आप खुद बोल सकते हो, अगर मैं कम मनी होल्ड करूंगा तो उस केस में मेरी कैरिंग कॉस्ट कम होएगी, बट उतनी ज्यादा कन्वर्जन करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कन्वर्जन करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा कन्वर्जन कॉस्ट होगी। तो मुझे बताओ, कन्वर्जन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या ये आपस में डायरेक्टली है या इनवर्सली है, इनवर्सली। कैरिंग कॉस्ट को कम करो तो कन्वर्जन बढ़ जाती है, कन्वर्जन को कम करो तो कैरिंग बढ़ जाती है। नीचे यहां पे समझा रखा है, कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपस में रिलेटेड है, कैसे, इनवर्स। और लास्ट में बॉमल ने क्या बोला, बॉमल ने कहा भाई ऐसा पैसा रखो जिससे ओवरऑल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। और उसके लिए उसने ये फैंसी सा फॉर्मूला दिया, और दैट इज हाउ मनी की डिमांड डिटरमिन्ड। ठीक है, बॉमल का फॉर्मूला डन हो गया। 5 थ्योरी होगी हमारी। आखिरी थ्योरी है किसकी थ्योरी, नाम फ्राइडमैन, तला हुआ आदमी, बट इसको फ्राइडमैन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेडमैन। फ्रेडमैन की थ्योरी, फ्रेडमैन की थ्योरी है, वो कह रहा है मनी इज जस्ट लाइक अ कैपिटल एसेट। तो अगेन अगले 5 मिनट तक मनी को भूल जाओ, मैं एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूं, अगर आपको वो समझ में आ गई तो आप समझ आ जाओगे फ्रेडमैन का क्या कहना था। सीए इंटरमीडिएट में आपके पास एक टॉपिक आएगा एफएम सब्जेक्ट के अंदर, एफएम समझते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें यह समझाया जाएगा एक शेयर की वैल्यू कैसे की जाती है, एक बॉन्ड की वैल्यू कैसे की जाती है। आपने सुना होगा अक्सर एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन होती है, या शार्क टैंक में आपने देखा होगा, वो अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, शार्क्स लगे होते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फिर वो अपनी वैल्यूएशन देते हैं उसकी कंपनी के शेयर को। तो मेरा सवाल ये है, कोई ना कोई तो फॉर्मूले होते होंगे, कोई ना कोई तो मॉडल होते होंगे शेयर की वैल्यूएशन करने के। तो मैं हल्का सा आपको टच बेस करा रहा हूं, वैसे तो बहुत अलग अलग तरह के मॉडल होते हैं जो आप इंटर और फाइनल में पढ़ोगे, बट मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। एक मॉडल होता है जिसे बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ध्यान से सुनना इस मेथड को। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ये कहता है, जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, और जब तक आप उस कंपनी के शेयर को होल्ड करोगे अनलिमिटेड समय तक, जब तक वो कंपनी चलेगी, उसके डिविडेंड में आपकी हिस्सेदारी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। यस, मैं कह रहा हूं डिविडेंड में छोड़ो, आपके प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी आ जाएगी, क्योंकि अगर वो डिविडेंड नहीं भी देगी कंपनी तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी क्या आपका हक है या नहीं है। यस,
तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे शेयर की वैल्यूएशन करनी है तो ये मॉडल कहता है अगर वो कंपनी मान लो 10 साल तक चलने वाली है, ईयर 1 के प्रॉफिट, ईयर 2 के प्रॉफिट, ईयर 3 के प्रॉफिट, ईयर 4 के, चलो 5 साल मान लेते हैं उस कंपनी की लाइफ है, तो 5 सालों में उस कंपनी के जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, मान लेता हूं पहले साल वो 1 करोड़ कमाएगी, दूसरे साल वो 1.5 करोड़ कमाएगी, तीसरे साल वो 2 करोड़, चौथे साल वो 2.5 करोड़, और 5वें साल मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, कितने कमाएगी, 3 करोड़, और 100% शेयर मेरे पास ही है, कंपनी की वैल्यूएशन कर रहा हूं। तो हम उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या करेंगे, मैथ्स के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू का, पढ़ रखा है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू का उल्टा है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता तुम क्या करने बैठे हो यहां पर, अगर प्रेजेंट वैल्यू सच में नहीं पता तो अटेम्प्ट स्किप कर दो, फिर मैथ्स मत दो इस बार पेपर, सितंबर अटेम्प्ट में दे देना अगर प्रेजेंट वैल्यू का मतलब नहीं पता। अरे यार ऐसे फटाक से जवाब आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू पूछूं 15 नंबर का टाइम वैल्यू मनी आता है, 20 नंबर का आता है, जितने का भी आता है हमें क्या पता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना मैथ्स का पेपर पास नहीं होने वाला, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो मैंने तो सोचा था मैं बोलूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो तुम्हारे फॉर्मूले की भड़बड़ा हो जाएगी, भड़बड़ फॉर्मूले बोलोगे, चलो छोड़ो मेरा क्या लेना देना, मैं अपने सब्जेक्ट की टेंशन करूं। तो हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अगर मुझे इस साल के एंड में कोई पैसा मिलने वाला 1 करोड़, उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ नहीं होगी, क्या होगी, कम, और उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 करोड़ डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 + R कर देते हैं, आई आर जो मर्जी, यार तुम्हें आई के पीछे पड़े हुए हैं, तो आई बोल लो, आर बोल लो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो 5% है तो मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ डिवाइड बाय 1.05, तो इस तरह से आज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कोई पैसा 2 साल बाद आने वाला है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 1 पॉइंट जो रेट है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। 3 साल बाद जो पैसे आने वाला है 2 करोड़ डिवाइड बाय 1.05 क्यूब। इन अदर वर्ड्स, जैसे जैसे पेमेंट बाद में आने वाली है, अगर उनकी आज की वैल्यू निकालनी है तो आप उन्हें 1 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिवाइड करते जाते हो। ईयर 1 पे डिवाइड बाय 1.05 करते हो, ईयर 2 के लिए 1.05 का स्क्वायर करते हो, ईयर 3 के लिए 1.5 का क्यूब करते हो, एंड सो ऑन। इस तरह से क्या निकाला जाता है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं किसी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए क्या किया जाता है, या किसी बॉन्ड की वैल्यूएशन करने के लिए क्या किया जाता है, उस एसेट से जो भी कमाई होती है ना, उस कमाई की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो आज, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उस शेयर का प्राइस होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। अगर मैं आज आपको कह रहा हूं ये रिमोट मुझसे खरीद लो, और ये रिमोट कोई फाइनेंशियल एसेट है, तो इस रिमोट की कीमत क्या लगाओगे आप मुझे बोलोगे सर ये रिमोट कितने साल तक कमा के देगा, मैंने कहा 10 साल तक। सर मुझे 10 साल की इसकी कमाई बताओ, मैंने आपको 10 साल की एस्टिमेटेड कमाई बता दी, आपने उस 10 साल की कमाई की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उन्हें ऐड करना है, और वो आज क्या है, इस रिमोट की वैल्यू। दिस इज हाउ कंपनीज आर वैल्यूड, दिस इज हाउ ब्रांड्स आर वैल्यूड, दिस इज हाउ गुडविल इज वैल्यूड। ठीक है जी, क्रक्स बता रहा हूं मैं आपको इंटर और फाइनल का, अगर आपने पढ़ लिया तो। बाकी फॉर्मूले तुम्हें रटने आते हैं, रटते रहना फॉर्मूला बैठ के, मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर्मूले मुझे आज तक याद नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा था आज से सालों पहले, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज वैल्यूड। अब यही चीज फ्रेडमैन ने यूज करी। वापस आते हैं, फ्रेडमैन ने बोला मनी इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट, मनी इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट। तो जैसे किसी कैपिटल एसेट की वैल्यूएशन करने के लिए आप क्या करते हो, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज देखते हो, फ्यूचर कमाई देखते हो, और उसकी आज क्या कर देते हो, प्रेजेंट वैल्यू। वैसी मनी की वैल्यू करने के लिए आप क्या करो, मनी की परमानेंट इनकम देखो। मनी की परमानेंट इनकम मतलब, अभी बाकी सारे मॉडल क्या कह रहे थे, मनी की डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम। इनकम कौन सी इनकम कह रहे थे, वो आज की इनकम। फ्रेडमैन ने बोला आई ऑल्सो एग्री, मनी की डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम, बट आज की इनकम, यस, फ्यूचर की इनकम का प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर की इनकम की प्रेजेंट वैल्यू। पढ़ो जरा एक बार यहां पर क्या बोला, फ्रेडमैन मेंटेन्स दैट इट इज द परमानेंट इनकम एंड नॉट द करंट इनकम as is discussed in Keynesian theory that determines the demand of money. Permanent income, which is Friedman's measure of wealth, is nothing but the present value of all the future income. तो इसने कीन्स के साथ, फिशर के साथ, कैम्ब्रिज अप्रोच के साथ एग्री किया। क्या एग्री किया, इसने कहा जैसे कि वो अप्रोच कहती थी कि मनी की डिमांड इनकम पे डिपेंड करती है, मैं भी मानता हूं मनी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, इनकम, बट मैं उनसे थोड़ा सा डिफर करता हूं। क्या डिफर करता हूं, उन्होंने क्या बोला था, कौन सी इनकम, करंट इनकम, मैं क्या बोल रहा हूं, परमानेंट इनकम। व्हाट इज परमानेंट इनकम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनकम, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है जी, समझ में आया यहां पर।
तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, यहां पर उसके हिसाब से आपकी मनी की डिमांड इनकम पे डिपेंड करती है, मगर आज की इनकम नहीं, फ्यूचर की इनकम की प्रेजेंट वैल्यू, जिसको उसने एक फैंसी सा नाम दिया, क्या नाम दिया उसका, परमानेंट इनकम। अब अगला सवाल ये है, सर जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। जो भी फ्यूचर की इनकम होती है उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड। तो सर इंटरेस्ट रेट क्या लोगे, इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट भी तो चाहिए। तो आगे देखो, पढ़ो जरा क्या बोलता है वो। As per Friedman, money is as good as any other good and its demand is dependent on a number of factors. पहला फैक्टर उसने क्या बोला, परमानेंट इनकम या वेल्थ। नोशनल डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय परमानेंट इनकम डिवाइड बाय अ डिस्काउंट रेट। आपको पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिनोमिनेटर में आ जाता है उसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोल दिया जाता है, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, और ये डिस्काउंट रेट किस पे डिपेंड करेगा, उसने कहा 5 तरह के एसेट्स होते हैं। कौन कौन से, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इन पांचों के रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज निकाल लो, और इन पांचों एसेट के रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज निकालोगे, आप उससे डिस्काउंटिंग करोगे। अब बड़ा ही टेक्निकल हो गया, हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करना, मैं वापस सिंप्लीफाई कर देता हूं। फ्रेडमैन ने बोला फ्यूचर की जितनी इनकम है उसको आज डिस्काउंट करके क्या कर लो, उसकी प्रेजेंट इनकम। बट डिस्काउंट करने के लिए रेट कौन सा यूज करेंगे, तो उसने बोला मैं किसी एक चीज का रेट नहीं बोलूंगा। उसने मान के चला दुनिया में 5 तरह के एसेट्स होते हैं। कौन कौन से, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल जैसे कि लैंड वगैरह है, और दूसरी कौन सी है, ह्यूमन कैपिटल, गुडविल बोलते हैं जिसे। तो इन पांचों तरह का अपना अपना रिटर्न होता है, इनके रिटर्न का एवरेज निकाल लो, और जो एवरेज रिटर्न आएगा उसको हम डिस्काउंट रेट की तरह यूज करेंगे। उस रेट के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, फ्यूचर की इनकम और डिस्काउंट का रेट। फ्यूचर की इनकम तो आप एस्टिमेट करोगे, मगर डिस्काउंट का रेट इन 5 तरह के एसेट्स के एवरेज रेट पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बट आपको एमसीक्यू करते समय पता होना चाहिए फ्राइडमैन ने किस चीज को बेस बनाया। इसके अलावा उसने वही घिसी पिटी चीजें फिर से रिपीट कर दी। उसने कहा 3 फैक्टर और होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। अगला फैक्टर कौन सा है, प्राइस। हायर द प्राइस, चीजें महंगी होंगी, जितनी महंगी होंगी उतना ट्रांजैक्शन मोटिव ज्यादा बढ़ेगा, उतनी मनी की डिमांड ज्यादा होगी। तो बताओ प्राइस के साथ मनी की डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स है या डायरेक्ट है, डायरेक्ट। अगला नंबर क्या बोला, इंटरेस्ट। आप खुद बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट रेट के साथ डायरेक्ट होगा या इनवर्स, इनवर्स। जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतना मनी को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है मैं मनी को उतना ही कम होल्ड करूंगा। तो इंटरेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। और आखिरी चीज क्या है, इन्फ्लेशन। मार्केट में जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी मनी की परचेजिंग पावर उतनी ही वीक होगी, और मनी की जितनी वीक परचेजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा मनी चाहिए होगी खर्चा करने के लिए। अकॉर्डिंगली मनी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। आप मुझे बताओ, इंडिया के अंदर आप कुछ भी खरीदने जाते हो और आपका बिल 1000 रुपए आता है, तो आप 1000 रुपए 500-500 के 2 नोट दे देते हो। यूरोप के अंदर 1000 यूरो का मतलब है 1 लाख रुपए। इंडिया में कॉफी पीने जाते हो, किसी अच्छी जगह कॉफी पीने जाओ, कॉफी आती है 350 रुपए की। यूरोप के अंदर कॉफी आती है 3.5 यूरो की। वहां पर आदत ही यही है, 4 यूरो, 4.5 यूरो, 5 यूरो, इतने का मिलता है सारा सामान। तो हम सिक्के लेके घूमते हैं, 4.5 यूरो दे दिए, 4 यूरो दे दिए, 5 यूरो दे दिए। दिस इज हाउ। इंडिया में सिक्के लेके घूमते हो नहीं। इंडिया में जहां भी जाते हो आप उम्मीद करते हो 150 रुपए का बिल आएगा, 200 रुपए का आएगा, 500 का आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होती है उतनी ज्यादा आपकी मनी वीक होती है, और इसीलिए आपको सेम चीज खरीदने के लिए उतने पैसे निकालने पड़ते हैं। तो मुझे बताओ, इन्फ्लेशन के साथ मनी की डिमांड का क्या रिलेशनशिप हुआ, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन मनी उतनी वीक, जितनी वीक उतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जितना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा मनी की डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। आप खुद देख लो, इंडिया के अंदर हम जेब में कितने लेके घूमते हैं और यूरोप में लोग कितने लेके घूमते हैं। यूरोप में 100 यूरो लेके घूम रहे हो, तो 100 यूरो का मतलब है 10,000 लेके घूम रहे हो। इंडिया में 100 रुपए लेके घूम रहे हो, बड़ी दिक्कत है। 100 रुपए में तो नहीं चल पाएगा दिन। सिमिलरली इंडिया 100 रुपए है, ऐसी एग्जांपल लो साउथ कोरिया से। इंडिया का 1 रुपया साउथ कोरिया का, जहां तक मैंने देखा था, लगभग आई थिंक 150 या 200 कुछ था। और हाँ, और वहां की करेंसी और ज्यादा वीक है। वहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, वहां पर आपको कॉफी पीनी है 10,000 वॉन लगेंगे, वॉन है वहां की करेंसी। वहां पर आपको कुछ भी करना है 1 लाख वॉन लगेंगे। हर चीज में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो ऐसे बात करते हैं। ऐसी इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, आपने देखा होगा, बहुत इंडियंस घूमने जाते हैं। वहां पर कुछ भी खरीदो, एक लंच करो, 50,000 का बिल आ गया, मगर वो 50,000 वहां की करेंसी का है। तो उनकी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई है कि छोटी सी चीज खरीदनी होती है 10-10, 20-20 हजार रुपए निकालने पड़ते हैं।
इंडिया के अंदर 150-200 निकालने पड़ते हैं और यूरोप के अंदर 2 या 3 रुपए, मतलब 2 या 3 यूरो निकालने पड़ते हैं। वही चीज मैंने समझाया, इन्फ्लेशन से मनी की डिमांड डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बात समझ में आई है? अब तुम रटना चाहते हो तो रट लो, मैंने अपनी तरफ से समझा दिया। दिस इज ऑल अबाउट ऑल द 6 मॉडल्स। ये 6 मॉडल मैं आधे समय में करा सकता था रटवा के, मैंने अपनी तरफ से डबल टाइम लगवाया ताकि चीजें याद रह जाए। अगर एक बार भी रीड कर लोगे आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन कर पाओगे। और इस सबका क्रक्स ना, मैंने जहां पे ये थ्योरी शुरू हो रही थी, सबका क्रक्स मैंने वहां पर ही दे दिया है, रिवाइज करते समय काम आएगा आपके। तो जहां पर ये थ्योरी शुरू हो रही है उससे जस्ट पहले आ जाओ। कौन सा पेज नंबर है? 305। हाँ जी, पेज नंबर 305 पे देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द मनी डिपेंड्स। क्रक्स है सारी थ्योरी का, एक बार रिवाइज करा दो जल्दी से। पहला फैक्टर कौन सा है? इनकम। इनकम मतलब हायर द इनकम, इनकम मतलब नेशनल इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी मनी की डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनकम के साथ बताओ जल्दी से कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशन। क्रक्स लिखवाता जा रहा हूं मैं। अगला नंबर किसका है? जनरल प्राइस लेवल। अभी मैंने बताया जितना ज्यादा प्राइस है उतना ज्यादा मनी होल्ड करनी पड़ेगी, तो प्राइस लेवल के साथ भी कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनी को होल्ड करने की, उतनी कम मनी होल्ड करूंगा उतने ज्यादा बॉन्ड होल्ड करूंगा, तो इनवर्स रिलेशनशिप। फिर क्या है? रियल जीडीपी। मुझे बताओ, फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच में उसने क्या बोला था? पी वाई। वाई क्या था? रियल जीडीपी। जितनी ज्यादा रियल जीडीपी उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं, जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन मोटिव, जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन मोटिव उतनी ज्यादा हमारी मनी की डिमांड। तो इसका रिलेशनशिप क्या हो गया? डायरेक्ट। और लास्ट में ये एक नया फैक्टर है जो सारी थ्योरी में नहीं था, ये आज के हिसाब से है। क्या लिखा लास्ट में? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन? कुछ नया। फाइनेंशियल इनोवेशन मतलब पुराने जमाने में बॉन्ड था, मनी था, ये सारी थ्योरी बॉन्ड मनी बॉन्ड मनी बॉन्ड मनी कर रही थी। आजकल के जमाने में बॉन्ड और मनी के अलावा भी नई चीजें आ गई हैं। यस, नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं। जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लिक्विड म्यूचुअल फंड नाम का एक फंड आ गया है। लिक्विड फंड बोलते हैं, एक ऐसा म्यूचुअल फंड है म्यूचुअल फंड, बट आपको अगर पैसे चाहिए, जैसे आपके बैंक अकाउंट में एटीएम कार्ड होता है ना, उस म्यूचुअल फंड का एटीएम कार्ड मिलता है। आप एटीएम कार्ड पे जाके कार्ड स्वाइप करो, वो आपके म्यूचुअल फंड को बेचकर इमीडिएटली पैसे देगा, विद इन सेकंड्स पैसे निकल के आ जाएंगे। यानी आप जब कार्ड डालोगे ना, आपको फीलिंग ऐसी आएगी आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो, बट असली में वो सेविंग से नहीं आ रहे। आपने ट्रांजेक्शन दी, उसने विद इन सेकंड्स वो म्यूचुअल फंड को बेचा, उस म्यूचुअल फंड को बेचने से क्या लिए? पैसे लिए, और वो पैसे आपके विड्रॉ कर दिए। तो मुझे बताओ, आजकल अगर इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आ गए हैं जहां पे तुम रिटर्न भी कमा सकते हो और जब चाहे पैसा भी मिल सकता है, तो कोई इंसान मनी में होल्ड करेगा या ऐसे पैसे में डाल देगा? ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बैंक अकाउंट में ऑन एन एवरेज 40-50 हजार रुपए रखता हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं रखता। और मेरे जितने एक्सेस इमरजेंसी फंड्स बोलते हैं, जिन्हें ट्रांजैक्शन या प्रिकॉशनरी मोटिव फंड्स बोलते हैं, वो मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखता हूं। जब पैसे की जरूरत होती है क्या करता हूं? लिक्विड म्यूचुअल फंड की एक ऐप है मेरे पास, निपॉन की एक ऐप है मेरे पास। पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था, अब क्या बन गया? वो निपॉन म्यूचुअल फंड। मेरे पास पिछले 8 साल से वो म्यूचुअल फंड है, लिक्विड म्यूचुअल फंड। एक आदत बना रखी है, उस ऐप के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, 15 मिनट बाद पैसा आ जाता है मेरे पास। तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिसके लिए मैं 15 मिनट भी वेट नहीं कर सकता, तो दिक्कत है। बट अगर मैं उस खर्चे करने के लिए 15 मिनट तक वेट कर सकता हूं, तो मुझे बताओ, मैं पैसा करंट अकाउंट में रखूं, सेविंग अकाउंट में रखूं, या म्यूचुअल फंड में रख लूं? म्यूचुअल फंड में। तो मुझे बताओ, अच्छा अभी इस पे इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों की, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जो लोग मार्केट को ज्यादा डीप में स्टडी करते हैं उन्हीं को पता है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, एक्सेट्रा सेक्टर। बहुत तरह के होते हैं, लिक्विड होते हैं, मनी मार्केट होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होते हैं, बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सारे थोड़े थोड़े गैप पर होते हैं और इन्वेस्टमेंट अलग होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, जितनी ज्यादा फाइनेंशियल इनोवेशन आएगी, लोग उतने ज्यादा पैसे होल्ड करेंगे या उतने कम होल्ड करेंगे? तो इनोवेशन के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है? इनवर्स। कल को फ्यूचर में और अच्छी चीजें आ गई तो हम और कम मनी होल्ड करेंगे, मनी की डिमांड धीरे धीरे उल्टा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर है वाली चीज? विद दैट हमारा यूनिट नंबर 1 हो गया डन। एक बार आओ जरा क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस थोड़े बहुत निपटाते हैं इसके।
हाँ जी, चैप्टर 7 भी मैं स्किप कर देना, पेज नंबर 173। चैप्टर 7 अभी मैंने कराया नहीं, इसके बाद कराऊंगा। चैप्टर 8.1 पेज नंबर 173। हाँ जी, सारे तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, स्टडी मेट का क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर 15, द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी। नॉमिनल डिमांड मतलब कितनी पैसा चाहिए हमें नॉमिनल टर्म्स में, राइजेस इफ। पहले तो हमें थ्योरी देखनी पड़ेगी, थ्योरी की कौन सी बात चल रही है। 6 तो थ्योरी पढ़ रखी है हमने, ठीक है। तो पहले तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, बॉन्ड एंड स्टॉक रिटर्न्स, RBRE। RB मतलब बॉन्ड का रिटर्न, RE मतलब स्टॉक रिटर्न, रिस्पेक्टिवली डिक्लाइन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग, दैट इज बॉन्ड एंड स्टॉक का रिटर्न, राइजेस। फिर हमारा थर्ड कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग बॉन्ड एंड स्टॉक रिटर्न रिमेन्स कांस्टेंट, और आंसर B and C अबव। यानी कहीं ना कहीं बार बार कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम यहां पर स्पेक्युलेटिव डिमांड की बात कर रहे हैं, और ये लिखा नहीं है, ये ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि यहां पे बार बार बात ही किसकी चल रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन मोटिव के समय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं? नहीं। प्रिकॉशनरी मोटिव हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं? नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते ही कब है, जब स्पेक्युलेटिव। और अब मुझे बताओ, क्रक्स बताओ जल्दी से, हमारा इंटरेस्ट रेट और मनी की डिमांड में रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है इनवर्स? इनवर्स। मैं बॉन्ड का इंटरेस्ट बोल रहा था, क्वेश्चन ने आजकल के हिसाब से क्या कर दिया, बॉन्ड के इंटरेस्ट के साथ साथ इक्विटी का रिटर्न भी जोड़ दिया। तो इक्विटी का रिटर्न भी क्या मेरे लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया? यस। तो अब मुझे बताओ, मुझे मनी की डिमांड बढ़ानी है तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम। कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब बॉन्ड और इक्विटी का रिटर्न कम। डिक्लाइन है, राइज है, कांस्टेंट है, आंसर क्या हो गया? डिक्लाइन। बात समझ में आई? 15 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 15 के बाद है डैश कंसीडर द डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ कैपिटल एसेट्स। अभी पढ़ा कैपिटल एसेट की थ्योरी की तरह, कौन पढ़ा था हमने? फ्राइडमैन। फ्राइडमैन नहीं, फ्रीडमैन है, मतलब हम तो फ्राइडमैन बोलेंगे इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉमल एंड टॉबिन, बॉमल और टॉबिन की कौन सी अप्रोच पढ़ी है? आज ही पढ़ी है। बॉमल ने क्या बोला था? मनी इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री अप्रोच ऑफ बॉमल, द ऑप्टिमम एवरेज ऑफ मनी होल्डिंग इज, पहले तो फॉर्मूला बोलेंगे, क्या पढ़ा मनी होल्डिंग का? 2BY डिवाइड बाय R। तो B के साथ, अच्छा इतना तो बताओ, न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली रिलेटेड, डिनोमिनेटर है तो इनवर्सली रिलेटेड। इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ Y एंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कहां से आ गया? प्राइस लेवल ये बोल सकते हैं कि Y इज नॉमिनल GDP। चलो ठीक है, एग्रीड। Y इज रियल GDP, P क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल GDP। मैंने पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट C, हमारे फॉर्मूले में B बोला था हमने, कन्वर्जन कॉस्ट। क्या B और C अलग अलग है या सेम है? सेम। तभी मैंने कहा था वर्डिंग्स बदलती रहेंगी, आपको पता होना चाहिए B क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट। फॉर्मूला रटेगा जो बच्चा वो कहेगा C तो था ही नहीं इसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए B इज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर मेरा क्वेश्चन उसे C बोल रहा है तो ये मत कहना क्वेश्चन ही गलत है, सेम चीज ही है। तो क्या इसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है? यस, ये भी सही है। नेगेटिव रिलेशनशिप विद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट I, सर हमारे तो फॉर्मूले में I ही नहीं है, तो R क्या होता है? R इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? I। तो क्या ये तीनों ही सही है या नहीं है? यस। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इन्वेंट्री अप्रोच, कौन सी अप्रोच? नाम बताओ पहले तो। इन्वेंट्री नाम हो गया, मतलब किसने दी है? कौन सी अप्रोच? बॉमल, जो अभी कर रहे थे। इट एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट। अगेन आगे पढ़ने से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मनी की डिमांड C इज इक्वल टू 2BY डिवाइड बाय R। R इज बेसिकली द इंटरेस्ट रेट। इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी की डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। क्या मनी की डिमांड और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है या नहीं है? यस, ये ट्रू है। आगे, इट एक्सप्लेन्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड इंटरेस्ट रेट। गलत। इट एक्सप्लेन्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी की डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। भाई जनरल प्राइस लेवल का तो ज्यादा लेना देना मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे Y के अंदर ऑलरेडी प्राइस लेवल को कंसीडर कर दिया। इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस। बेस्ट आंसर हमारा कौन सा है? पॉइंट नंबर A। इट एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी की डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, ये तो आपको पता ही होगा। हम बार बार जब मनी की डिमांड बोल रहे हैं, हम कौन सी डिमांड बोल रहे हैं? नॉमिनल डिमांड। तो रियल डिमांड क्या होती है? नॉमिनल से रियल में कैसे आते हैं? अगर उसमें प्राइस को एडजस्ट कर दें तो क्या जाता है? रियल। तो नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू प्राइस लेवल। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रिकॉशनरी मनी बैलेंसेस पीपल वांट टू होल्ड। प्रिकॉशनरी मोटिव, पहले तो बताओ कौन सी अप्रोच ने बोला था? फिशर ने बोला था? नहीं। फिशर के हिसाब से कौन सा मोटिव है? ट्रांजैक्शन। कैम्ब्रिज अप्रोच ने बोला था? यस। और कीन्स अप्रोच ने बोला था? यस। चाहे कैम्ब्रिज अप्रोच की बात करें चाहे कीन्स अप्रोच की बात करें, दोनों ने कहा था प्रिकॉशनरी मोटिव किस पे डिपेंडेंट होता है? इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता। किस पे डिपेंडेंट होता है? इनकम। साथ साथ कीन्स ने बोला था इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, ऑप्टिमिज्म है, पैसिमिज्म है, कितना डर लग रहा है, कितने फार साइटेड हो, ये सारी चीजें भी हैं। तो अब पढ़ते हैं जरा ऑप्शन। प्रिकॉशनरी मोटिव इज इनकम इलास्टिक एंड नॉट वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट। पहले तो लाइन का मतलब बताओ, मतलब क्या है क्वेश्चन का? इंटरेस्ट को सेंसिटिव नहीं है, इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, सही। इनकम पे डिपेंडेंट है, सही। तो मेरे को तो ट्रू लग रहा है, बट आगे पढ़ेंगे। इनकम इन इलास्टिक, वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट, गलत। मुझे बताओ कौन सा मोटिव इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता और पूरी तरह से इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है? स्पेक्युलेटिव। तो पॉइंट नंबर बी इज ट्रू, नॉट फॉर प्रिकॉशनरी, इट इज ट्रू फॉर स्पेक्युलेटिव। आगे बढ़ते हैं। आर डिटर्मिन्ड प्राइमरली बाय द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन दे एक्सपेक्ट टू मेक इन द फ्यूचर। फ्यूचर की बात कौन से मॉडल ने करी थी? फ्रेडमैन ने। उसने कहा था फ्यूचर इनकम पे डिपेंडेंट है, तो ये फ्रेडमैन वाली अप्रोच हो गई, ये भी गलत हो गई हमारी, फॉल्स। और दे आर डिटर्मिन्ड प्राइमरली बाय करंट लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, सिर्फ करंट लेवल पे डिपेंड करेगा। ट्रांजैक्शन पे तो कौन सा मोटिव डिपेंड करता है? ट्रांजैक्शन मोटिव। तो बेस्ट आंसर हमारा कौन सा है? पॉइंट नंबर ए। बात समझ में आ रही है? थ्योरी रटते रहोगे, एमसीक्यू नहीं होंगे। थ्योरी को टाइम लगा के समझ लोगे एक बार तो हर क्वेश्चन आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। फिर अगला क्वेश्चन, स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी। अब बताओ जल्दी से, इसके अंदर किस पे डिपेंड करता है? मनी इनकम पे डिपेंड करता है या इंटरेस्ट रेट पे? इंटरेस्ट। नॉट डिटरमिन्ड बाय इंटरेस्ट रेट, गलत। पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। पॉजिटिवली या नेगेटिवली? नेगेटिवली। नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। फिर अकॉर्डिंग टू कीन्स इफ द करंट रेट इज हाई, हाई का मतलब क्रिटिकल रेट से हाई, क्योंकि कीन्स ने क्या बोला था? एक क्रिटिकल रेट होता है या तो उससे हाई या उससे लो। ऑप्शन छोड़ो, आप मुझे थ्योरी याद करके बताओ। अगर करंट रेट से क्रिटिकल रेट से ज्यादा इंटरेस्ट है तो कीन्स ने बोला था सारा पैसा मनी से निकाल के हम कहां डाल देंगे? बॉन्ड्स में, क्योंकि बॉन्ड में होल्ड करना फायदेमंद है। तो अब पीपल विल डिमांड मोर मनी बिकॉज कैपिटल गेन वुड बी लेस, गलत। पीपल विल एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू राइज फर्दर। अगर मुझे बताओ क्रिटिकल रेट से ऑलरेडी ज्यादा हूं तो मुझे क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा या गिरेगा? गिरेगा, ये भी गलत है। पीपल विद एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू फॉल। अगर मेरा क्रिटिकल रेट 7 है बट करंटली मेरा रेट कितना है? 9 है, तो अब मुझे लग रहा है मेरा इंटरेस्ट रेट गिरेगा, और गिरेगा तो मेरा कैपिटल गेन आएगा। पीपल एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू फॉल एंड बॉन्ड प्राइस टू राइज फर्दर। मेरा करेक्ट आंसर क्या है? पॉइंट नंबर सी। ठीक है। 7th क्वेश्चन आसान है, 6th आसान है। 3rd क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन 3rd बहुत ही सिंपल है, बट वही है ना, तुम कई बार ना एकदम धप्पी कर देते हो मेरे को। मैं सोचता हूँ इजी है, तुम बिल्कुल ही बेकार कर देते हो। डिमांड और मनी इज, मैंने अच्छे से समझा दिया था। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? और ऑटोनमस। डिराइव्ड मतलब जो किसी और चीज पर डिपेंडेंट है, तो ये मनी अपने लिए डिमांड नहीं होती, बाकी चीजों पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 1 ना असली में यूनिट 2 का है, गलती से यहां पर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो पाएगा, अभी यूनिट 2 में हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन। पहले तो कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या थी हमारी? क्या थी? मनी की डिमांड इज इक्वल टू के पी वाई। अब वो कह रहा है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। और मैंने आपको बोला जैसे जैसे मनी इकोनॉमी में बढ़ती है प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो अब वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर और इकोनॉमी में मनी की जो डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्या है? इनवर्सली। जितनी ज्यादा मनी होएगी परचेजिंग पावर उतनी ही कम होएगी, और जितनी कम मनी होएगी परचेजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होएगी। तो यहां पर क्वेश्चन में बस इकलौता पॉइंट था वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, आप अपने लिए लिख लो। वैल्यू ऑफ मनी value of money means purchasing power of money, or purchasing power of money is inversely related to money in circulation। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आज ही कराया आती सबसे पहले, मतलब रिवाइज कराने के बाद। कीन्स ने क्या बोला है, लिक्विडिटी टैप कौन सा एरिया होता है, जब इंटरेस्ट रेट इतने कम हो जाएं कि हम अपना सारा पैसा किस में डाल रहे हैं, मनी में, और मनी की डिमांड क्या हो गई है, फ्लैट, बॉन्ड्स की डिमांड ऑलमोस्ट क्या हो गई है, जीरो। तो अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई, गलत। पॉइंट नंबर बी, अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो एंड सेविंग्स आर होर्डेड। सेविंग्स आर होर्डेड का मतलब क्या हो गया, आपने अपनी सेविंग सारा का सारा पैसा किस में रख लिया है, मनी में। अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आंसर क्या है, पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन 4, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेस, मनी की डिमांड बढ़ेगी एज द रेपो रेट। अब रेपो रेट मैं यूनिट 3 में पढ़ाऊंगा, बट आपको पता होगा रेपो क्या होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को पैसे देता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो, यानी मोटा मोटा इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। बस इंटरेस्ट ना बोल के उसने क्या बोल दिया है, रेपो। तो मनी की डिमांड राइजेस, मनी की डिमांड इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनवर्सली, इनवर्सली। तो मनी की डिमांड बढ़ेगी अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा। बस इंटरेस्ट की जगह वर्ड क्या है, रेपो। तो रेपो इंक्रीज, रेपो फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा, रेपो फॉल्स। आप अपने लिख लो, रेपो इज एज गुड एज इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कर लिए। बाकी आपके होमवर्क है एडिशनल वाले भी कर लेना, क्योंकि हर टॉपिक में से मैंने एडिशनल के क्वेश्चन बना रखे हैं, वो आपके होमवर्क हैं। 2:10 हुए हैं, 2:18 पे वापस स्टार्ट करूंगा मैं, अगला यूनिट थोड़ा सा शुरू करेंगे। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा, मनी की डिमांड खत्म हो गई, अब कौन सा है, ऑब्वियसली मनी की सप्लाई। तो जैसे मैंने सबसे पहले मनी की डिमांड बताई थी, मनी की डिमांड का मतलब क्या होता है कि आप अपनी वेल्थ का कितना हिस्सा लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं। लिक्विड फॉर्म में मतलब बैंक अकाउंट के अंदर या फिर कैश की फॉर्म में। द लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज कॉल्ड मनी की डिमांड। ठीक है, और उसके अलग अलग मॉडल थे। सेम वे में अब सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मनी की सप्लाई का मतलब क्या होता है। मनी की सप्लाई के मतलब के लिए सिंपल सा वर्ड है, मनी की सप्लाई। पहली बात तो इकोनॉमिक्स में 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार के लिए बताऊं, एक बार के लिए मनी की सप्लाई को बोलो, 1 मिनट के लिए एक डिस्कशन करनी है। एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट और एक क्या होता है, स्टॉक। ये चीज मैंने आपके साथ जीडीपी निकालते समय भी डिस्कस करी थी। फ्लो कॉन्सेप्ट कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो एक पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पीरियड के लिए नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, जबकि आपकी बैलेंस शीट क्या होती है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। जीडीपी डिस्कस करी थी तो हमने कहा था जीडीपी स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होती, जीडीपी क्या होती है, फ्लो। Because GDP is the sum total of goods and services which are produced during a particular year, इसलिए मैंने कहा था GDP हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। बट पहली चीज तो मनी की सप्लाई की बात करूं तो मनी की सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होती। मनी की सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट होती है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। बिकॉज मनी की सप्लाई हम एक पीरियड के लिए कैलकुलेट नहीं करते, क्या कैलकुलेट करते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आज शाम को बिजनेस आवर क्लोज होते समय आप मुझसे मनी की सप्लाई बोलोगे तो कोई और होएगी, बट जैसे ही आप कल का समय दोगे तो मनी की सप्लाई हो सकता है चेंज हो जाए। तो मनी की सप्लाई हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है। पहली चीज तो ये याद रखो, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चीज, मनी की सप्लाई निकालते समय आप टोटल मनी देखते हो जिसके अंदर करेंसी भी आती है और जिसके अंदर बैंक डिपॉजिट्स भी आते हैं। बट ये करेंसी और डिपॉजिट्स हम सिर्फ किसके साथ देखते हैं, this is currency and bank deposit with public. Whenever you calculate money की supply, it includes only the money, currency and bank deposits with public at any point of time. But what is the meaning of public? सवाल ही आया, public क्या है? Public means any person other than the producers of money. कोई भी person जो producer of money है, प्रोड्यूसर ऑफ मनी को छोड़कर जो बाकी लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पब्लिक। तो मेरा अगला सवाल ये आ गया, पब्लिक क्या होती है, हम अपने आप समझ जाएंगे अगर हम ये समझ जाएं प्रोड्यूसर ऑफ मनी क्या होते हैं। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपसे पिछली क्लास में भी जब मनी का टॉपिक शुरू किया था, पिछली क्लास में, तब भी पूछा था मनी क्रिएट करने वाले कौन होते हैं। एक इकोनॉमी में मनी क्रिएट करने वाले कौन कौन लोग होते हैं। सबसे पहले जो करेंसी है वो आमतौर पे उस देश का क्या करता है, सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में एग्जांपल लूं तो कौन है, आरबीआई। आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करता है। मगर क्या सिर्फ करेंसी नोट ही मनी होती है, नहीं।
हमारे जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं हम, मनी। तो अब यहां पर दूसरी तरह के जो बैंक होते हैं, जो SBI हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, HDFC हो गया, इन्हें प्यार से क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। तो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी में कौन कौन आता है, सेंट्रल बैंक जो कि करेंसी प्रिंट करता है, कॉइन्स वगैरह प्रिंट करता है और कोई कॉइन्स वगैरह इशू करता है और नोट प्रिंट करता है, और जो बैंक अकाउंट्स में मनी क्रिएट की जाती है, डिपॉजिट के रूप में मनी क्रिएट की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। इन दोनों को प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी बोलते हैं। अब दोनों की मनी में थोड़ा सा फर्क है। सेंट्रल बैंक जो मनी इशू करता है उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, करेंसी। इंडिया के अंदर करेंसी नोट RBI इशू करता है, बट जो कॉइन्स इशू का काम करने का काम है वो कौन करती है, गवर्नमेंट। तो प्रोड्यूसर ऑफ मनी में मैं एक और को जोड़ देता हूं, किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कुछ देशों के अंदर करेंसी प्रिंट करती है, हमारे देश में सिर्फ कॉइन इशू करती है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर करेंसी इशू करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। ठीक है जी। और बैंक डिपॉजिट्स जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं करंट अकाउंट और एक कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं जैसे कि FD, उनके बारे में बात करूंगा। पहले तो मुझे बताओ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फर्क क्या होता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल जाता है, बट दोनों में सिमिलैरिटी ये होती है, करंट अकाउंट में भी आप जब मर्जी पैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो, बैंक को देना ही पड़ेगा। सेविंग में भी जब पैसा निकालो निकालना ही बैंक को आपको देना ही पड़ेगा। तो सर डिफरेंस क्या है, फिर तो मैं सेविंग ही खुलवाऊंगा ना। सेविंग में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे लिमिट होती है। आपके अकाउंट में एक दिन में 20 से ज्यादा क्रेडिट आ गए तो हो सकता है बैंक कहे मैं सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दूंगा आपका। एक बहुत फेमस केस आया था कोविड के अंदर, बाबा का ढाबा एक मालवीय नगर के आसपास दिल्ली में, साउथ दिल्ली के अंदर एक छोटा सा ढाबा था, उसका नाम क्या था, बाबा का ढाबा। एक कोविड के अंदर उस ऑब्वियसली वो ढाबा चलना बंद हो गया होगा और दो ओल्ड एज लोग, एक एल्डरली कपल उसे यूज कर रहे, उसको चलाते थे, कड़ी चावल वगैरह ये सब बनाते थे। ठीक है। एक व्लॉगर ने उनकी स्टोरी कवर करी कि ऐसे ऐसे ये सामान बेच रहे हैं और इनका क्या कहते हैं घर नहीं चल पा रहा कोविड की वजह से, तो जो लोग भी साउथ दिल्ली के आसपास रहते हैं प्लीज इनके यहाँ पर आकर खाइए ताकि इनका घर चल जाए। वो वीडियो वायरल हो गई और सारे लोग पहुंच गए वहां पर, वहां भीड़ ही भीड़ लग गई। और उसने हेल्प करने के लिए अपनी वीडियो में कहा था अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो मैं इनका बैंक अकाउंट आपको दे रहा हूं, आप इनके बैंक अकाउंट में जो भी आपने पैसे डालने हैं इनकी हेल्प कर सकते हो। पूरी स्टोरी उसकी व्लॉग में दिखाई। वो व्लॉगर का नाम मुझे पता नहीं, फूड व्लॉगर है, बहुत फेमस फूड व्लॉगर है। अब हुआ क्या, उसके अंदर वो बाबा के ढाबे पे सारे लोग पहुंच गए रील बनाने के लिए। ऑब्वियसली बड़ा किसी को हेल्प करनी थी, वो जाएगा अरे हमारी भी, हम भी रील डालेंगे, हम भी वायरल हो जाएंगे, तो चलो सारे लाइन लगा के पहुंच गए। कुछ लोग जनरली हेल्प करने गए होंगे, कुछ लोगों ने उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। हुआ क्या, थोड़े दिन बाद बाबा का ढाबा में जो बैंक अकाउंट था उनका बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया और उस इंसान को जाकर किसी ने बोल दिया ये व्लॉगर तेरे पैसे खा गया, और वो मीडिया में आकर कह रहा है ये व्लॉगर मेरे पैसे खा गया, पूरी कंट्रोवर्सी होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा, गूगल पे सारा मिर्च मसाला पड़ा है, यूट्यूब पे जाके देख लेना आप, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। हमारी मीडिया वैसी वेली थी, वो तो आज भी है वैसे वेली, वो उस समय तो ज्यादा ही वेली थी क्योंकि लोग भी वेले थे, तो इस तरह की न्यूज पूरी पिकअप कर रहे थे, तो पूरी एक न्यूज आई थी। अब मेरा सवाल ये है वो बाबा के ढाबे का अकाउंट फ्रीज क्यों हो गया, क्योंकि उसका अकाउंट सेविंग अकाउंट था और सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है ना तो बैंक अकाउंट कह के मान के चलता है कि हमने ये अकाउंट तुम्हें सेविंग पर्पस के लिए दिया था बट तुम इसे बिजनेस में यूज कर रहे हो, इसलिए वो करंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट को फ्रीज कर देता है। या कुछ बैंक सेविंग को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, करंट में। तो मैंने अपनी अकेडमी के लिए जो अकाउंट खुलवा रखा है वो सेविंग खुलवाया होगा या करंट, क्योंकि अगर मैंने सेविंग अकाउंट खोल के काम चलाया, एक ही दिन में अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई, मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो दोनों अकाउंट ही आपको ऑन द स्पॉट पैसे दिलवा देते हैं, इसीलिए दोनों अकाउंट्स को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। तो जब भी इकोनॉमिक्स में ये वर्ड आएगा डिमांड डिपॉजिट, तो आप समझ जाना डिमांड डिपॉजिट में किसका वर्ड नाम चल रहा है, करंट और सेविंग दोनों, क्योंकि दोनों में ऑन डिमांड पैसा निकाला जा सकता है। जबकि FD जिसे प्यार से टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, आप FD के पैसा कभी भी निकाल सकते हो या पैसे में पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी, क्योंकि वहां पर ऑन डिमांड पैसा नहीं निकाला जा सकता, इसलिए FD डिमांड डिपॉजिट नहीं होती, इसलिए FD को प्यार से क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। तो अगर आपसे कोई पूछे बैंक में कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं तो आप बोलोगे दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड और टाइम। टाइम डिपॉजिट में FD RD वगैरह आती है जो एक टाइम के लिए होती है, करंट और सेविंग किसमें आते हैं, डिमांड।
कई लोग इसे कासा डिपॉजिट भी बोलते हैं। कासा कैसे हो गया? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो कासा डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट अलग अलग है या सेम है? सेम है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आता है। अब थोड़ा एक एक करके बात करते हैं दोनों के ऊपर। प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन हो गए? सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, और साथ साथ कौन हो गए? हमारे कमर्शियल बैंक, जिनके पास कासा डिपॉजिट होते हैं। करेंसी की अगर बात करूं, करेंसी प्रिंट करते समय सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है? अगर मेरा सवाल आपसे ये है, आरबीआई क्या आज अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है? नहीं। क्यों? सर मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी। चलो वो तो मार्केट डिमांड पे है, मतलब अगर मनी की डिमांड नहीं है, मनी सप्लाई कर दो, वो तो हमने फिशर का मॉडल पढ़ा था। मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी, इन्फ्लेशन होने की वजह से मनी की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। एक बार के लिए उसको छोड़ो, मेरा सिंपल सवाल है, आरबीआई को मनी प्रिंट करने से पहले कुछ पूछना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, या जैसे मर्जी कर सकता है? क्या सोचना पड़ता है? क्या उसके पास उतने एसेट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग चीज है। पुराने जमाने में मैंने आपको बोला था, करेंसी जो होती थी वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली होती थी, यानी वहां पर करेंसी का जो कॉइन होता था वो खुद ही गोल्ड सिल्वर का होता था, यानी उसकी खुद की वैल्यू होती थी। बट आज की डेट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या मनी इंट्रिंसिक वैल्यू वाली होती है? नहीं। आज की डेट में मनी की खुद की वैल्यू नहीं होती। मनी की कौन सी वैल्यू होती है? फिएट वैल्यू। और मैंने आपको पहले भी बोला था, एक 500 रुपए के नोट की कीमत 500 रुपए इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर और सम ऑफ रुपीज 500, और उस पे साइन किसके हैं? आरबीआई के, गवर्नर के। यानी एक चीज ध्यान दो, आज की डेट में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो नोट है या कॉइन है, वो एक तरह का प्रॉमिस है, वो एक तरह का वादा है। प्रॉमिसरी नोट पढ़ रखा है वर्ड आपने? नेगोशिएबल में भी पढ़ते हो और आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। मनी इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट, जिसके अंदर प्रॉमिसर कौन है? आरबीआई। और क्योंकि हमें आरबीआई पे विश्वास है, इसलिए इस प्रॉमिसरी नोट, इस प्रॉमिस को हम करेंसी के रूप में मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कैश होल्ड कर रहा हूं, मेरी बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में है, बट इमेजिन करो, क्योंकि ये एक तरह का प्रॉमिस है, आरबीआई की बैलेंस शीट में कैश करेंसी इशूड कहां पर होती होगी? लायबिलिटी साइड में। सो आरबीआई के लिए करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ लायबिलिटी। व्हाई लायबिलिटी? क्योंकि आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या दी है? एक तरह का प्रॉमिस किया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, लायबिलिटी साइड शुड बी इक्वल टू एसेट साइड। तो अगर आरबीआई की बैलेंस शीट में जितनी भी करेंसी इशूड है, आज हमारे देश में मान लो 15 लाख करोड़, बहुत कम बोल रहा हूं अभी करेंसी के हिसाब से, और भी ज्यादा होएगी, बट मैं थ्योरेटिकल वैल्यू लेता हूं, 15 लाख करोड़ की करेंसी इशू कर रखी है आरबीआई ने। तो लायबिलिटी साइड में 15 लाख करोड़ है, तो एसेट साइड में भी तो कुछ होना चाहिए। तो अब सवाल ये है, क्या आरबीआई जब करेंसी इशू करती है, जब अपने लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करती है, वो बिना किसी एसेट के लायबिलिटी क्रिएट कर लेती है या एसेट रखने पड़ते हैं? एसेट। पुराने जमाने में, पुराना जमाना सर कितना जमाना? मैं बात कर रहा हूं 1950s से पहले, 1960s से पहले दुनिया में एक सिस्टम चलता था जहां पर एक सेंट्रल बैंक उतनी ही करेंसी प्रिंट करता था जितने उसके पास रिजर्व्स होते थे, और ये रिजर्व्स किसके फॉर्म में रखे जाते थे? गोल्ड के फॉर्म में। आपके पास जितना गोल्ड होगा आप उतना ही करेंसी इशू कर पाओगे। तो अगर कोई सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करना चाहता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसे पहले क्या खरीदना पड़ता था? गोल्ड। गोल्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि गोल्ड की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या मानी जाती है? स्टेबल मानी जाती है। बट मुझे बताओ, दुनिया के अंदर अनलिमिटेड गोल्ड है या लिमिटेड है? लिमिटेड है। तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड के अलावा कोई चीज ढूंढी गई। धीरे धीरे यूएस ने अपने डॉलर को पिच किया, और फिर सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड के अलावा फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन करेंसी को होल्ड करना भी शुरू कर दिया। मेनली फॉरेन करेंसी में किसको होल्ड किया जाता है? डॉलर। तो फिर ये जो रिजर्व्स हैं, इसमें तीन चीजें आनी शुरू हो गई। बताओ कौन कौन सी तीन चीजें हैं? गोल्ड और देशों की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को होल्ड कर रखा है, यूरोप को होल्ड कर रखा है। थोड़े समय पहले यूएस के डेट का डेटा निकल के आया था। दुनिया में सबसे ज्यादा डेट किसकी है? यूएस की गवर्नमेंट की, 31 ट्रिलियन डॉलर, जो कि अब शायद 33 या 35 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेके शोर मचाता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने इलेक्शन में बोला, जिसकी वजह से वो जीता। 35 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की उनकी डेट है। उनकी जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर की है। जीडीपी से भी ज्यादा कितनी है उसकी डेट? सर यूएस ने किससे लोन ले रखा होगा? आप सोच रहे हो पता नहीं कहां से ले रखा है। जब लिस्ट निकली तो उनका सबसे बड़ा, उनके तीसरे लेवल पे जो क्रेडिटर है, जो लेंडर है उनका, वो है इंडिया।
यूएस के क्रेडिटर्स में, यूएस के लेंडर्स में थर्ड नंबर पे जो लेंडर आता है वो कौन है? इंडिया। यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएस की गवर्नमेंट को लोन दे रखा है। सुन के ऐसा लगता है सर क्या मजाक कर रहे हो आप, सर हम तो समझते थे हम यूएस से लोन लेते हैं, आप क्या बोल रहे हो हम यूएस को लोन देते हैं। अब समझो कैसे देते हैं। मुझे एक बात बताओ, कमिंग बैक टू माय टॉपिक, आरबीआई या इंडिया की गवर्नमेंट जैसे भी बात करें, क्योंकि आरबीआई टेक्निकली गवर्नमेंट की सब्सिडरी मानी जाती है, आरबीआई का शेयर होल्डर कौन माना जाता है? गवर्नमेंट, तो इंटरनेशनली वो माना जाता है इंडियन गवर्नमेंट ने होल्ड किया है। आरबीआई ने अपने एसेट साइड में करेंसी इशू करी तो रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे। रिजर्व्स में गोल्ड के अलावा क्या रख रखा है? फॉरेन सिक्योरिटी। और फॉरेन सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा कौन सी सिक्योरिटी रख रखी है? यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। और आपको इतना तो पता होगा एक बॉन्ड और डिबेंचर क्या होता है? एक तरह का लोन। तो इंडिया ने जब यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदा तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूं इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट को लोन दिया? यस। सिर्फ इंडिया नहीं, हर देश का सेंट्रल बैंक आमतौर पर फॉरेन सिक्योरिटीज में कौन से देश की सिक्योरिटी को होल्ड करना पसंद करता है? यूएस। उसका रीजन क्या है किसी और दिन डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ऐसी डॉलर फॉरेन करेंसी को होल्ड, उसका रीजन क्या है? व्हाई इज इट अ स्टेबल करेंसी? अगेन बाद में बात करेंगे, चैप्टर 9 के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन आएगी उसकी। तो ये होल्ड करने लग गए, बट फिर से प्रॉब्लम ये आई जितनी करेंसी इशू करनी है उधर से उतने क्या रखने पड़ेंगे? रिजर्व्स। फिर एक सिस्टम आया जिसका नाम था प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम में सारे सेंट्रल बैंक्स ने एग्री किया हमें जितनी करेंसी इशू करनी है हम उतने रिजर्व नहीं रखेंगे, थोड़े से रिजर्व रखेंगे। फॉर एग्जांपल जितनी करेंसी इशू करी है उसका 50% रिजर्व में होना चाहिए, दैट्स इट। अगर मेरे पास 100 करोड़ का रिजर्व है तो 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर दो। और फिर ये सिस्टम भी खत्म करके हमने एक सिस्टम एग्री किया पूरी दुनिया में जो आज भी चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के हिसाब से सेंट्रल बैंक को बस एक मिनिमम रिजर्व रखना है गोल्ड फॉरेन सिक्योरिटीज का, और इस मिनिमम रिजर्व के बेसिस पे वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। वो अलग बात है अनलिमिटेड करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया मनी की डिमांड नहीं है उधर से, तो मनी की सप्लाई बढ़ाते चले जाओगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी। बट लीगली आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आज आरबीआई चाहे तो लीगली जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट कर सकता है, क्योंकि इंडिया जस्ट लाइक मेनी अदर कंट्रीज कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सर ये मिनिमम रिजर्व कितना है? द आंसर इज मात्र 200 करोड़ बस। ये आज से लगभग 40-50 साल पहले लिमिट रखी गई थी, इसको आज तक रिवाइज नहीं करी। तो आरबीआई को सिर्फ 200 करोड़ रुपए रखने हैं, और 200 करोड़ से तो काफी ज्यादा ही रख रखे हैं आरबीआई ने। मगर 200 करोड़ के बेसिस पर क्या आरबीआई लीगली स्पीकिंग, असली में करेगा नहीं, लीगली स्पीकिंग क्या अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकता है? यस। ये चीज यूएस ने करी 2020-2021 में। यूएस के फेडरल रिजर्व ने करेंसी प्रिंट करी, पता कितनी कर दी? लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर। जस्ट फॉर रेफरेंस इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर। यानी एक इंडिया तो छाप दिया उन्होंने, एक इंडिया जितना तो उन्होंने छाप दी करेंसी 1 साल के अंदर। और उनको रोकने वाला कोई था नहीं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2020 में करेंसी छापी, 2021-2022 में भर भर के इन्फ्लेशन हो गई। 40 साल में यूएस की सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी वो 2021 में थी। आप जाके डेटा चेक कर लेना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि करेंसी प्रिंट करनी चाहिए या नहीं, वो एक अलग डिस्कशन है, उसको करने बैठ गया तो बहुत लंबी डिस्कशन चल जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यूएस के फेडरल रिजर्व को या इंडिया के आरबीआई को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि करेंसी प्रिंट करने के लिए आज की डेट में यस यू आर राइट रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, गोल्ड में, फॉरेन सिक्योरिटीज में और फॉरेन करेंसी में रखने पड़ते हैं। बट ये कोई एक ऐसा नहीं है कि जितनी करेंसी उतने रखने पड़ते हैं, मिनिमम रिजर्व्स होते हैं। अगर आपके पास मिनिमम रिजर्व है तो आप करेंसी प्रिंट कर सकते हो। सर मिनिमम रिजर्व है तो सर बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं हुई। करेंसी 500 करोड़ की इश्यू हो गई, रिजर्व 100 करोड़ के हैं, मान लो 200 करोड़ के हैं सर, तो सर ये 300 करोड़ क्या होगा? ये होती है गवर्नमेंट की गारंटी। यानी आपको आरबीआई ने गारंटी दी है और आरबीआई को किसने गारंटी दी है? गवर्नमेंट ने। तो एक चीज ध्यान से सुनना, जब जब नई करेंसी प्रिंट होती है, इट इज इकोनॉमिक्स की भाषा में इट इज लाइक अ लोन जो आरबीआई गवर्नमेंट को देता है। करेंसी प्रिंट करना इज लाइक अ लोन जो आरबीआई ने किसको दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्योंकि समझो आरबीआई ने गवर्नमेंट के कहने पे करेंसी प्रिंट कर दी, बट आरबीआई कह रहा है मेरे पास रिजर्व थोड़ा है, वो तो मिनिमम रिजर्व रख रखे हैं, तो एसेट साइड में क्या रखूं? सरकार ने कहा मुझे रख, तो मैंने सरकार को रख दिया, यानी सरकार मेरी डेटर बन गई। व्हेनेवर न्यू करेंसी इज प्रिंटेड इट इज लाइक अ न्यू लोन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन फ्रॉम आरबीआई। बात समझ में आती है?
दिस इज हाउ करेंसी इज प्रिंटेड इन इंडिया। ठीक है जी, अब आते हैं जरा इसके बाद अगले नंबर पे। ये करेंसी जब प्रिंट होती है तो करेंसी प्रिंट करने के बाद एक और तरह की मनी होती है जिसे कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं। मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूं। तो अब वापस एक बार डेफिनेशन को बैकअप कर दूं। मनी के दो तरह के प्रोड्यूसर हो गए। कमर्शियल बैंक कैसे मनी प्रोड्यूस करता है अभी समझाता हूं, बट उसमें 5 मिनट लगेंगे, इसलिए पहले एक बार डेफिनेशन बैक कर दूं। मनी के दो तरह के प्रोड्यूसर हैं, कौन कौन से? गवर्नमेंट आरबीआई, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक बोल सकता हूं, और उधर से कमर्शियल बैंक। और फिर से एक बार डेफिनेशन बोलो मनी की क्या थी? मनी की सप्लाई की डेफिनेशन है द स्टॉक ऑफ मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक बोले तो एनीवन अदर देन प्रोड्यूसर्स। यानी अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने मनी होल्ड कर रखी है, क्या वो मनी की सप्लाई में आएगा? यस। बिजनेस सेक्टर ने होल्ड कर रखी है, आएगा। एनजीओज ने कर रखी है, आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने खुद मनी होल्ड कर रखी है, नहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मनी उसमें माना जाता है प्रोड्यूसर। आरबीआई के पास मनी पड़ी है, नहीं। बैंक्स के आपस में एक दूसरे का डिपॉजिट है, नहीं। बैंक के पास कैश रिजर्व है, नहीं। जो मनी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास है वो मनी की सप्लाई में नहीं आएगा। क्लियर है वाली चीज? अब 2 सवाल पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जो मनी पड़ी है वो तो मनी सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है। लोकल अथॉरिटी के पास जो मनी की सप्लाई पड़ी है उसका क्या करेंगे? लोकल अथॉरिटी कौन होती है पहले तो ये बताओ। हमारे देश में सरकार कौन कौन सी है? दिल्ली में बैठे कौन कौन सी सरकार है? सेंटर, स्टेट और एमसीडी। एमसीडी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी। कुछ जगहों पे पंचायत होती है, कुछ जगहों पे म्युनिसिपैलिटी होती है। अभी हरियाणा के अंदर उसके लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन है, दिल्ली के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन हो गए हैं 2 साल पहले। हर जगह के लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं। दिल्ली में एमसीडी बोलते हैं, मुंबई में बीएमसी बोलते हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कुछ जगहों पे पंचायत, कुछ जगहों पे म्युनिसिपैलिटी। ध्यान दीजिएगा, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होती। तो लोकल अथॉरिटी जो मनी होल्ड करती है, क्या वो मनी की सप्लाई में आएगा या नहीं आएगा? यस। फिर अगली चीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स, जैसे इंडिया ने डॉलर को होल्ड कर रखा है, कुछ और कंट्रीज ने क्या इंडियन रुपी को होल्ड कर रखा होगा? यस। फॉरेन गवर्नमेंट्स जो मनी होल्ड करती हैं, मेरा सवाल ये है वो मनी सप्लाई में आएंगे या नहीं आएंगे? व्हेन आई से गवर्नमेंट की मनी नहीं आएगी तो गवर्नमेंट मतलब इंडिया की गवर्नमेंट या दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट? इंडिया की गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो जो मनी होल्ड कर रहे हैं वो भी पब्लिक में आएंगे। और आखिरी चीज, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, बाकी देशों का भी सेंट्रल बैंक है। इंडिया ने अगर यूएस का डॉलर, आरबीआई ने अगर यूएस का डॉलर होल्ड कर रखा है तो फेडरल रिजर्व ने क्या रुपी होल्ड कर रखा होगा? यस। जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं वो जो मनी होल्ड करते हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक, क्या वो मनी सप्लाई में आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा। सो प्लीज टेक केयर, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मनी नहीं आती, लोकल अथॉरिटी की आती है। अपने सेंट्रल बैंक की मनी जो होल्ड कर रखी है आरबीआई ने वो नहीं आती, फॉरेन सेंट्रल बैंक की आती है। अपनी गवर्नमेंट वाली मनी नहीं आती, फॉरेन गवर्नमेंट वाली आती है। एनबीएफसी वो भी आएंगे इसके अंदर, क्योंकि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी और बैंक में यही फर्क होता है, बैंक्स कासा डिपॉजिट ले सकते हैं, एनबीएफसी कासा डिपॉजिट नहीं ले सकते। इंडिया में सबसे फेमस एनबीएफसी कौन सी है? नाम ही नहीं सुना कोई एनबीएफसी का? आंखें बंद करके चलते हो, सड़क पे कुछ तो दिखता होगा। कोई एग्जांपल दे दो, एक दे दो, बड़ी छोड़ो, छोटी बता दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सच्ची बताओ, कॉमर्स स्टूडेंट हो, एनबीएफसी का नाम नहीं पता? एलआईसी? एलआईसी नहीं है भाई, एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी है। एक एनबीएफसी का नाम तो बता दो। अगर मैं निकल जाता ना एनबीएफसी, हाँ सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी, मैं निकल जाता चुपचाप, मेरी क्लास खत्म हो जाती, फिर कहीं और बेइज्जती कराते जिंदगी में। मतलब अपने आप से पूछा करो ना, एनबीएफसी की फुल फॉर्म पता करना थोड़ा है। मैं आपसे सिर्फ एक एनबीएफसी पूछ रहा हूं, मैंने 5-6 भी नहीं पूछी। बजाज फाइनेंस। देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कौन सी है? बजाज फाइनेंस। चप्पे चप्पे पे बोर्ड लगे हैं, तभी मैंने कहा था आंखें खोल के चलोगे तो हर जगह उसका नाम दिख जाएगा। और अब कंपटीशन देने उसकी कौन आ गई है? जियो फाइनेंस। 3rd नंबर पे है महिंद्रा फाइनेंस। मैंने नंबर तो पूछे नहीं थे, मैंने कहा था कोई एक बता दो। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस और एसबीआई में फर्क क्या है? एसबीआई कासा डिपॉजिट ले सकता है, बजाज फाइनेंस कासा डिपॉजिट नहीं। कोई है जिसका बैंक बजाज फाइनेंस में बैंक अकाउंट हो? कोई नहीं सकता, क्योंकि एनबीएफसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होते। तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, बैंक्स एक दूसरे के साथ डिपॉजिट रखे वो मनी सप्लाई में नहीं आएगा, एनबीएफसी रखे वो आएगा? यस, क्योंकि एनबीएफसी प्रोड्यूसर ऑफ मनी नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो
अब वापस मैंने आपको बोला करेंसी प्रिंटिंग के बारे में, तो मैंने आपको पूरी डिटेल डिस्कशन दे दी। दुनिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम चल रहा है और इंडिया भी वही फॉलो कर रहा है। अब ये बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। मान लो थ्योरेटिकली स्पीकिंग देश में आरबीआई ने 1000 रुपए की करेंसी प्रिंट करी, ठीक है जी, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 रुपए की करेंसी प्रिंट करी, 1000 रुपए का कैश इशू किया, ये हमारे जैसे हाउस होल्ड लोगों के पास आया, हमारे हाथ में कैश आया। मुझे आप बताओ, ये जो 1000 रुपए का कैश है, आप इस कैश को लेकर किसके पास जाओगे? बैंक के पास, और बैंक को ये पैसे दे दोगे। बैंक आपसे ये 1000 रुपए कैश ले लेगा और बैंक बदले में आपका क्या खोल देगा? कासा अकाउंट। कासा अकाउंट मतलब या तो करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट। वन लाइन में बोलूं तो कौन सा डिपॉजिट क्रिएट कर देगा? डिमांड डिपॉजिट। अब बैंक की बैलेंस शीट बताओ कैसी दिख रही है? बैंक की बैलेंस शीट में कैश कितना आ गया? 1000। और आपके लिए जो आपका बैंक बैलेंस है वो एसेट है, इतना तो पता है ना। बैंक के लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। तो बैंक के डिमांड डिपॉजिट कितने हो गए? 1000। बैलेंस शीट मैच हो रही है? यस। आरबीआई ने कैश प्रिंट किया, वो कैश हमने क्या किया? अभी मैं मान के चल रहा हूं आप खुद अपने घर में कोई कैश नहीं रखते, खुद रखोगे तो क्या होगा वो भी बात करूंगा। आपने वो कैश बैंक को दे दिया, बैंक ने बदले में आपको एक एंट्री दे दी। एंट्री क्या दे दी? डिमांड डिपॉजिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक के पास 1000 रुपए का कैश है, आइडली एक बंदे को बोलो, वो कहेगा सर 1000 रुपए बैंक को पे करने हैं, कभी भी कोई आ जाए, इसलिए बैंक को कितने पैसे रखने चाहिए? 1000 रुपए। बट मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली क्या एक दिन में सारे बैंक के कस्टमर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं क्या आप एक ही दिन में खर्च कर दोगे? नहीं। पहली बात तो एक ही दिन में खर्च नहीं करोगे। हम सारे लोग अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे एक ही दिन में खर्च कर देंगे, ये मुश्किल है। और दूसरी बात, करेंगे भी सही तो कैश में करेंगे या अकाउंट एंट्री करेंगे? अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, बैंक को कोई कैश का आदान प्रदान नहीं करना। मैंने यूपीआई पेमेंट करी, मेरा अकाउंट भी एसबीआई में, तुम्हारा अकाउंट भी एसबीआई के अंदर है। बैंक क्या करता है? मेरे अकाउंट से डेबिट करता है, वहां क्रेडिट करता है, एंट्री से एंट्री काटी, खत्म। क्या ना कैश दिया ना कैश लिया। मेरा अकाउंट एसबीआई में, तुम्हारा अकाउंट पीएनबी में है, मेरे अकाउंट से एंट्री गई, तुम्हारे बैंक में एंट्री आ गई, तो दोनों बैंक्स ने आपस में एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लिया। क्या ये देश कैश पे चल रहा है या एंट्रियों पे चल रहा है? एंट्रियों पे चल रहा है। तो बैंक को पता है मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन तो एंट्री खेल के हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस, चेक, कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें कैश होता ही नहीं है। क्या होता है? एंट्री। और अगर कुछ लोग विड्रॉ करने भी आएंगे तो 1000 में से कितना विड्रॉ करने आ जाएंगे? हद से 100 रुपए विड्रॉ करने आ जाएंगे, चलो 200 रुपए विड्रॉ करने आ जाएंगे। तो बैंक ने कहा हम ऐसा करते हैं, हम अपने कैश का सिर्फ 20% ही पैसा रखते हैं और बाकी 80%, कितना हो गया? 800 रुपए, बाकी 800 रुपए हम लोगों को क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। तो एक चीज ध्यान दो, आइडली बैंक को हमने जितने भी पैसे दिए, जितने भी उसने डिमांड डिपॉजिट दिए, उसको उतना कैश रखना चाहिए। बट बैंक इस पे गैम्बल खेलता है कि तुम सारे लोग एक ही दिन में कैश विड्रॉ करने नहीं जाओगे, इसलिए बैंक उसमें से कुछ पैसा रख लेता है और बाकी आगे क्या करता है? लोन के रूप में दे देता है। अब मुझे बताओ, जिसके पास लोन गए उसको 800 रुपए, मान लो बैंक ने 800 रुपए कैश में लोन दे दिया, क्या ये भी कैश में खेलेगा या ये भी बैंक में डाल देगा? बैंक में। मेरे बैंक में डालेगा, किसी और बैंक में डाल देगा। तो फिर से बजाओ, इसी बैंक में आया, फिर से इसने बैंक में पैसे डाल दिए, ये 800 रुपए जो लोन में दिए घूम फिर के वापस बैंक के पास आ गए। बट इस बार डिपॉजिट 1000 प्लस 800 कितने हो गए? 1800। अगर आप ध्यान से देखो, कैश वही 1000 रुपए है, वही 1000 रुपए में मैंने 800 रुपए किसी को दिए, उसने 800 रुपए वापस डिपॉजिट के रूप में मुझे दे दिए। मेरे डिपॉजिट अब 1000 की जगह कितने हो गए? 1800। बट कैश कितना है? 1000। और मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैं इस तुक्के पे चल रहा हूं, इस विश्वास पे चल रहा हूं कि जो ओरिजिनली 1000 रुपए वाले डिपॉजिट थे वो सारे अपने पैसे लेने कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है? कितने परसेंट लोग आएंगे मेरे हिसाब से? 20%। तो अब मुझे बताओ, 1000 में से मुझे लग रहा था कितने आएंगे? 200, इसलिए मैंने 800 लोन में दे दिया था। अब बताओ 1800 में मेरे हिसाब से कितने आएंगे? हद से हद 360। तो अब मुझे बताओ, 1000 रुपए के कैश में से 360, 1000 में से 360 गए, कितने हो गए? 640। ये अभी भी फ्री है या नहीं है? यस। ये 640 मैं किसी और को लोन के रूप में दे दूंगा। 640 मैंने इस विश्वास पे लोन में दे दिया कि जो 1800 डिपॉजिट हैं उसमें से मात्र कितने % लोग आएंगे?
20%, 80% लोग अपने पैसे निकलवाने नहीं आएंगे। तो मैंने 640 का लोन दिया, जिसको लोन दिया वो वापस मेरे पास आया, उसने कहा मेरा बैंक अकाउंट खोल दो, तो वापस 640 घूम फिर के मेरे पास ही आ गए, मगर मेरे डिमांड डिपॉजिट में 640 और ऐड गए, कितने हो गए 2440। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर अभी तक आप देखो, आरबीआई ने इकोनॉमी में 1000 रुपए पंप किए थे, मगर इस समय इकोनॉमी में 1000 रुपए नहीं चल रहे, कितने चल रहे हैं 2440। ये जो एक्स्ट्रा पैसे क्रिएट करे 800 640, इस तरह की मनी को बोला जाता है कौन सी मनी? क्रेडिट मनी। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट मनी एंड आरबीआई वाली मनी। तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपए की एंट्री है, मेरे पास 500 रुपए का गांधी जी वाला नोट है, दोनों की वैल्यू में फर्क है या सेम है? सेम। मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी मनी किसने क्रिएट करी। दैट इज व्हाई इट इज सेड कमर्शियल बैंक्स आल्सो क्रिएट मनी। हाउ डू दे क्रिएट मनी? आर दे ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी? क्या एसबीआई नई करेंसी इशू कर सकता है? नहीं। तो एसबीआई मनी कैसे क्रिएट कर रहा है? एसबीआई कैश का कुछ हिस्सा बस अपने पास रखता है रिजर्व की फॉर्म में, बाकी हिस्सा लोन के रूप में दे देता है। और ये पूरा बैंकिंग सिस्टम इस विश्वास पे चल रहा है कि सारे लोग जिनके डिपॉजिट बैंक के पास हैं वो अपना पैसा लेने एक ही दिन में नहीं आएंगे। मुझे एक बात बताओ, थ्योरेटिकली सारे एक दिन पहुंच गए तो क्या होगा? सारे ये 2400 रुपए 40 रुपए वाले पहुंच गए पैसे लेने, क्या बैंक के पास 2440 रुपए हैं? नहीं। और इसे बोलते हैं बैंक रन। वो बैंक डूब जाएगा, क्योंकि उस किसी भी बैंक के पास, पावरफुल से पावरफुल बैंक के पास कभी भी उतना पैसा होता ही नहीं है जितने उसने डिपॉजिट क्रिएट कर रखे होते हैं। ये डिपॉजिट उसने हवा से क्रिएट कर दिए होते हैं। हवा से क्रिएट कर दिया मतलब इस विश्वास पे क्रिएट कर दिए होते हैं कि अगर किसी से 1000 रुपए लो, वो ऑन एन एवरेज 200 रुपए ही विड्रॉ करने आता है, 800 रुपए वो कभी विड्रॉ करता ही नहीं है। और करता भी है तो ये विड्रॉ करने आए, मैंने इनसे लेकर इनको दे दिए, ये विड्रॉ करने आए तो मैंने इनसे लेकर इनको दे दिए। ये पूरा दुनिया का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ इस विश्वास पे चल रहा है। और अगर आप ये बात समझ जाओ तो आपको लगता है कैसी दुनिया में रह रहे हैं। सारी जिंदगी हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ट्रू और नॉट? पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ कर रहे हैं? पैसा कमाएंगे। मैं यहां बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? सारी जिंदगी पैसे के पीछे। और मजे की बात सुनो, अगर तुमने ये समझ लिया ना पैसा क्या है, पैसा तो हवा से क्रिएट हो रहा है। कोई बैंक बिना कैश हुए क्रेडिट मनी क्रिएट करे जा रहा है। इस विश्वास पे सारे नहीं आएंगे। और जो करेंसी पे विश्वास करके बैठे हो, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया, आरबीआई ये जो करेंसी इशू कर रहा है, आरबीआई ने क्या उतने रिजर्व्स रखे हैं तब करेंसी इशू करा है, या आरबीआई ने भी मिनिमम रिजर्व पे कर दिया है? मिनिमम रिजर्व। तो अगर आप एक बार ध्यान से सोचो, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम इतना बड़ा फ्रॉड सिस्टम है इस समय कि आपको लगेगा चल क्या रहा है दुनिया के अंदर। बिना रिजर्व के आरबीआई करेंसी क्रिएट कर देगा, ठीक है? उस करेंसी को बैंक रखेंगे, 1000 रुपए की करेंसी को, बिना 200, आरबीआई के पास 200 करोड़ है, मगर आरबीआई ने 1000 करोड़ की करेंसी इशू कर दी गवर्नमेंट की लायबिलिटी के ऊपर। 1000 करोड़ बैंक के पास रखे, बैंक ने उस 1000 करोड़ से लोन क्रिएट कर दिए, और उस लोन को हम अपने अकाउंट में, उस क्रेडिट मनी को एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं तू अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया, तू अमीर हो गया, गरीब हो गया। असली में जिस चीज के बेसिस पे आप एक दूसरे को अमीर या गरीब कह रहे हो, वो सब क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? बैंक द्वारा या फिर आरबीआई द्वारा। एंड लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ देम डोंट हैव अ बैकिंग फॉर व्हाट दे हैव क्रिएटेड। दे हैव क्रिएटेड समथिंग ऑन अ विश्वास। बैंक ने इस विश्वास पे क्रिएट करा है सारे लोग पैसे लेने नहीं आएंगे, और आरबीआई ने इस बेसिस पे क्रिएट करा है कि सारे उतना रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होता, मिनिमम रिजर्व रखो। दैट इज वाई कहा यह जाता है, आपने शायद एक बुक का नाम सुना हो, रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही फेमस किताब है, सिग्नल्स पे बिक रही होती है। उसका राइटर है कुछ रॉबर्ट समथिंग है, आगे का सरनेम बड़ा अजीब है, रॉबर्ट समथिंग। वो अभी रिसेंटली ना इंडिया आया था, उसने दुनिया जाके पॉडकास्ट करे थे, सब पॉडकास्ट, राज शमानी को भी दिया था, अपना अलाबादिया को भी पॉडकास्ट दिया था, 1-2 और लोगों का पॉडकास्ट किया था। और वो भी डोनाल्ड ट्रंप का भाई है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कार्टून सा लगता है ना, वो भी कार्टून। अगर आप उसको सुन लोगे तो डोनाल्ड ट्रंप अच्छा लगने लग जाएगा आपको, ऐसा वाला हाल है। वो हर जगह एक ही लाइन बोलता रहता है, और मैं तो इरिटेट हो गया था उसकी लाइन सुन के, क्योंकि मैंने सारे पॉडकास्ट सुन लिए थे उसके। वो डॉलर, एक जेब में डॉलर लेके घूमता है और कहता है दिस डॉलर इज अ टॉयलेट पेपर। इंडियंस रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि वी डोंट यूज टॉयलेट पेपर मगर बाद वालों को बोलता है दिस इज एज गुड एज टॉयलेट पेपर,
क्यों बोलता है वो दिस इज एज गुड एज टॉयलेट पेपर? वो यही सारी कहानी बताता है जो मैंने आपको बताई है। कभी सुनना यूट्यूब पे रोबोट जो भी है उसका नाम गूगल कर लेना, उसका पॉडकास्ट, उसकी आपको 10 रील मिलेंगी, 10 की 10 रील के अंदर वो ये बोल रहा होगा दिस इज ट्रैश, दिस इज टॉयलेट पेपर। वाई? क्योंकि वो यही कह रहा है ये जो आप डॉलर के पीछे भाग रहे हो, ये जो इंडियन रुपी के पीछे भाग रहे हो, ये जो बैंक बैलेंस के पीछे भाग रहे हो, ये फ्लक्चुएटिंग है, ये दुनिया की गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती है, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं। कभी भी वो करेंसी ज्यादा प्रिंट करके आपके इसकी वैल्यू गिरा सकते हैं, कभी भी ज्यादा लोन देकर इसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, कम लोन देकर इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो आपको मनी में ना इन्वेस्ट करके आपको रियल एसेट्स में, गोल्ड में, स्टॉक्स के अंदर, इन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मनी की वैल्यू बहुत आसानी से फ्लक्चुएट हो सकती है, इनकी वैल्यू फिर भी रियल टर्म्स में होती है। तो मैंने आपको दोनों आर्गुमेंट बताए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मनी की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती। आज मैं कह रहा हूं मनी क्रिएट कैसे होती है। अगर आप ये प्रोसेस समझ जाओ तो आपको पता लगेगा एक जमाना था जब मनी सच में रियल टर्म्स में क्रिएट होती थी। वो जमाना था जब मनी के सिक्के गोल्ड के हुआ करते थे, मनी के सिक्के सिल्वर के हुआ करते थे, या सेंट्रल बैंक उतनी करेंसी इशू करता था जितना उसके पास गोल्ड। आजकल दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हमने ऐसा बना दिया है, करेंसी भी नॉट बैक्ड बाय रिजर्व्स है और क्रेडिट मनी भी नॉट बैक्ड बाय रिजर्व्स। क्लियर है यहां तक? कमर्शियल बैंक के पास सर अगर हम 1000 रुपए दें तो इस पूरे प्रोसीजर में कमर्शियल बैंक कितनी मनी क्रिएट कर देंगे? अगर 20% का रिजर्व है ना, तो 1 डिवाइड बाय 20%, आंसर कितना आया? 5। 1000 रुपए के बदले में बैंक्स 5000 की करेंसी क्रिएट कर देंगे और इस मल्टीप्लायर को बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। सो व्हाट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज आप कितना कैश इकोनॉमी में डालोगे और उस कैश के बदले में बैंक्स कितनी मनी क्रिएट कर देंगे। और बैंक्स मनी क्रिएट कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया। वो मनी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व के रूप में रखते हैं, जिसको मैं 20% एज्यूम कर रहा हूं। अगर रिजर्व मेरा 20% है तो 1 डिवाइड बाय 20%, आंसर कितना है? 5। मैं 1000 करोड़ के बदले में मनी में कितना क्रिएट कर दूंगा? 5000 करोड़। और यही रिजर्व 20 की जगह मैं 10% कर दूं तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 10। 1000 के बदले कितना क्रिएट कर देंगे? 10,000। और इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को बोलते हैं फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम। बताओ फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर हम अपने डिपॉजिट्स का एक फ्रैक्शन होल्ड करते हैं और उस फ्रैक्शन को होल्ड करके डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम। सर एक चीज समझ में आई हमें कि अगर बैंक को क्रेडिट मनी क्रिएट करनी है तो बैंक के पास कुछ तो करेंसी होनी चाहिए। बिना करेंसी के तो नहीं कर पाओगे, कुछ तो होना चाहिए ना, उसी को मल्टीप्लाई करोगे ना। इसलिए जो सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करते हैं ना, ध्यान देना, इस करेंसी को कई बार इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, और कुछ लोग इसको हाई पावर्ड मनी की जगह क्या बोलते हैं? बेस मनी। मुझे बताओ इसे बेस मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इकोनॉमी में जितना भी पैसा घूम रहा है उसका बेस क्या है? करेंसी। क्या बिना करेंसी के बैंक्स बिना रिजर्व रखे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे ज्यादा मतलब इकोनॉमी में मनी जो घूम रही है वो आपके बैंक अकाउंट में जो मनी है वो हाई पावर्ड मनी है या फिर आपकी क्रेडिट मनी है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट अगर आप इकोनॉमी में समझो, जितनी भी क्रेडिट मनी बैंक्स ने क्रिएट करी है उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा वो करेंसी जो किसने इशू करी है? आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा इशूड करेंसी को बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, या फिर कौन सी मनी? बेस मनी। और जो बैंक्स क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी या डिपॉजिट मनी, जो भी बोलना चाहते हो, क्रेडिट मनी बोल लो या फिर डिपॉजिट मनी। और इस हाई पावर्ड मनी और क्रेडिट मनी को जोड़ दो तो क्या निकल के आता है? मनी की सप्लाई। पूरे चैप्टर का मैंने जस्ट आपको बता दिया बिना रीड कराए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रीड कराऊंगा, एक एक करके लेके जाऊंगा डीप में। रिजर्व कितनी तरह के होते हैं, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, एक एक्सेस रिजर्व। मैं डीप में नहीं लेके गया, मैंने आपको मोटा मोटा पूरे चैप्टर का क्रक्स बता दिया। मनी की 2 सप्लाई होती है, दोनों किस तरह से चलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको भी पैकअप करेंगे और यूनिट नंबर 3 को भी पैकअप करेंगे।